जीतोगे तुम ये वादा करो, कोशिश पहले से भी ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जी हाँ दोस्तों, मैं निखिल धाबाई स्वागत करता हूं आपका रफ्तार जेई सीरीज में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 6। और इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे वेज कंस्ट्रेंट और एनएलएम ऑन सिस्टम पे किस तरीके से एनएलएम लगाया जाए। वैसे ये बात हमने थोड़ी बहुत कर रखी है, थोड़ी बहुत आज कर लेंगे और इस चीज को खत्म करेंगे। रही बात आगे आने वाले लेक्चर्स में क्या क्या रहने वाला है, तो हम स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करेंगे, फिर वेइंग मशीन के बारे में बात करेंगे, फिर स्यूडो फोर्स के बारे में बात करेंगे, और फिर एट लास्ट हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। मतलब कुल मिला के इस हफ्ते में आपका जो है एनएलएम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ा जाए और बात की जाए। तो अभी जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वेज कंस्ट्रेंट से पहले एक सवाल ले लेते हैं। ये सवाल आपने बहुत बार देखा होगा, लगभग हर बुक में। हाँ, बस मासेस की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन बताना है हर ब्लॉक का, और टेंशन बतानी है हर ब्लॉक, मतलब सॉरी हर स्ट्रिंग की। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, पहले देख लिया जाए वेरिएबल कितने। तो मुझे पता है कि अगर यहाँ की टेंशन T है, ये T है, तो ये 2T होगी, और ये भी कितना होगा, ये भी होगा 2T। अब अगर मैं कहता हूं यहां पर कि एक्सेलरेशन की बात यहां की जाए, तो ये ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा A1 से, तो ये भी ऊपर नीचे आएगा A1 से। तुम कहोगे सर ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आना आना है, ये बात हमको समझ में है, लेकिन आपको ये कैसे पता लगा ये ऊपर जाएगा? फिर तुम बोलोगे सर हाँ चलो ठीक है, हमको समझ में आ गया क्योंकि मास इधर ज्यादा है तो शायद ये ऊपर जाएगा। लेकिन सर कई बार है ना पता नहीं लग पाता। मान लो ये अपने पास है ना जो है 2m या 3m आ गया, अब बताओ क्या करें, कैसे समझाएं? या ये 4m आ गया, अब बताओ क्या करें? तो अगर तुम गलती से डायरेक्शन गलत भी ले लेते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर मैं इसको नीचे मानकर भी सॉल्व कर लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि 2m और 3m, अब 2m और 3m इसकी बात अगर हम करें तो इनका एक्सेलरेशन, तो अगर 2m ऊपर जा रहा है A2 से, तो 3m जो है वो नीचे आ रहा होगा A2 से। जी नहीं, यहां ये गड़बड़ नहीं करनी कि ये जितने से ऊपर जाएगा ये भी उतने से नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पुली इस बार मूव कर रही है इसलिए। तो सर लेकिन आपको ये कैसे पता लगा कि ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा? ऐसा भी तो हो सकता था दोनों ही नीचे जा रहे हो। बिल्कुल सही बात है, ऐसा भी हो सकता था दोनों ही नीचे जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता था। हाँ, यह भी हो सकता था कि ये ऊपर जा रहा हो और ये नीचे जा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था कि ये भी दोनों ऊपर जा रहे हो और ये भी ऊपर जा रहा हो, क्योंकि रस्सी फिर टाइट नहीं रह पाएगी। तो सर कुल मिला के कितने वेरिएबल्स है ये बताओ? मैंने कहा यार A1, A2, A3 और टेंशन 4 वेरिएबल है। तो सर 4 इक्वेशन चाहिए होगी। बिल्कुल 4 ही इक्वेशन चाहिए आपको। अब ये जो 4 इक्वेशन है तो एक एक करके लिख देते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो इक्वेशन ढूंढेंगे वो यही ढूंढेंगे कि A1, A2 और A3 में क्या रिलेशन होगा, मतलब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में लगाऊंगा, और उसके लिए मैं टेंशन वाला मेथड लगाना है तो मैं टेंशन वाला मेथड लगा दो, L1 L2 वाला मेथड लगाना है L1 L2 वाला मेथड लगा दो, तुमको डिस्प्लेसमेंट मेथड लगाना है तो डिस्प्लेसमेंट मेथड लगा दो, या फिर डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताया था पुली वाला तो वो लगा दो। तो मैं यहां पर ऐसा कर लेता हूं कि टेंशन वाला मेथड से एक बार इसको सॉल्व कर देता हूं। तो ये ऊपर जा रहा है V1 से, ये ऊपर जा रहा है V2 से, और ये नीचे जा रहा है V3 से। तो टेंशन वाले मेथड में मैंने आपको बताया था कि आपको ये पता करना होता है कि कौन कौन चल रहा है। तो ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, 4 चीजें चल रही हैं, है ना। अगर पूरा सिस्टम लेके चल रहे हो, अगर सिर्फ इतनी सी स्ट्रिंग को लेके चलते हो तो सिर्फ ये चल रहा है, ये चल रहा है और ये चल रहा है, 3 चीजें चल रही हैं, 3। तो अगर आप इस स्ट्रिंग को लेते हो तो इस पुली के ऊपर सिर्फ इसी के टेंशन की बात करोगे, इस 2T की बात नहीं करोगे। लेकिन अगर ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग दोनों को साथ लेके चल रहे हो तो फिर यहां इस वाले ब्लॉक की भी बात करनी पड़ेगी, इसकी भी बात करनी पड़ेगी, इसकी भी बात करनी पड़ेगी, लेकिन पुली की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि पुली पे नेट फोर्स आ जाएगा 0। तो टेंशन वाला मेथड क्या कहता है कि भाई पावर डिलीवर्ड बाय द टेंशन टू द होल सिस्टम इज ऑलवेज 0। पावर डिलीवर्ड मतलब टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट।
तो इस वाले ब्लॉक के लिए 2t ऊपर है, वेलोसिटी भी ऊपर है, तो पॉजिटिव आ जाएगा cos 0। इसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि 2t देखो 2t tt कैंसिल हो गया, तो नेट फोर्स ही 0 है, तो फिर बात क्या करेंगे, इसकी बात करते हैं। तो 2m की बात अगर मैं करूंगा तो t ऊपर और v2 ऊपर, तो ये आ जाएगा tv2। ऐसे ही यहां जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये आ जाएगा tv3 इज इक्वल्स टू 0, तो t से t कट कैंसिल हो गया। इसी को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो तुम्हारे पास रिलेशन आ जाएगा a1 a2 और a3 में। ये आ गई पहली इक्वेशन पहले मेथड से। दूसरा मेथड लगाना है तो पुली वाला मेथड लगा दो। तो मेथड नंबर टू में मैं पुली वाला मेथड लगा रहा हूं। तो ये जो पुली है वो जा रही है नीचे कितने से, a1 से। ये जो पुली है, सॉरी ये ब्लॉक जो है ये जा रहा है कितने से, a2 से। और ये जो ब्लॉक है ये जा रहा है अपना a3 से। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल्स टू a2 प्लस a3 वेक्टर बाय 2। इस फॉर्मूले में वेक्टर के हिसाब से चीजों को लिखा जाता है। तो पुली का एक्सेलरेशन नीचे है इसलिए माइनस का a1, इसका एक्सेलरेशन ऊपर है इसलिए प्लस का a2, इसका एक्सेलरेशन नीचे है इसलिए माइनस का a3 अपॉन 2। यहां से वापस देखोगे तो रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन यही आ जाएगा कि 2a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू a3। ऐसे ही तुम डिस्प्लेसमेंट मेथड लगा दो, कुछ भी कर लो, आंसर तुम्हारा निकलते हुए आ जाएगा। यही रिलेशन बार बार तुम्हें मिलेगा। तो अब अगर हम यहां पर देखें कि बाकी की 3 इक्वेशन कैसे लिखनी है, एक इक्वेशन तो आ गई है, बाकी की 3 लिखनी है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई कि ये अपना तो ब्लॉक हो गया है जिसको हमने m बोल दिया है, फिर ये अपना ब्लॉक है जिसको हमने कह दिया है 2m, और ये है अपना 3m। तो यार एफबीडी बना लो। तो यहाँ पे इसके ऊपर टेंशन लग रही है और ये आ रहा है mg। ये टेंशन हमने 2t कहा है क्योंकि ये वाले टेंशन को मैंने t कहा है। तो यहां भी mg लगेगा और यहां भी mg लगेगा। तो हर ब्लॉक पे एक टेंशन है और एक mg है, तो वो हमने लगा दिया। अब हम बात करेंगे इस पहले ब्लॉक की। तो पहले ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे साफ साफ दिख जाता है कि इस पहले ब्लॉक पे 2 फोर्स लग रहे हैं। एक लग रहा है mg, एक लग रहा है 2t, और एक्सेलरेशन किधर है, एक्सेलरेशन है ऊपर की ओर। तो एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन को अगर मैंने पॉजिटिव माना तो उसके हिसाब से 2t अपना आ जाएगा पॉजिटिव, mg अपना आ जाएगा नेगेटिव, एंड इट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आ गई मेरी दूसरी इक्वेशन। 2 फोर्स लग रहे, टेंशन और mg, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव इसलिए टेंशन पॉजिटिव, mg नेगेटिव इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे ही जब मैं बात करूंगा 2m की, तो 2m का एक्सेलरेशन मैंने ऊपर की ओर माना था। तो एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव कह देता हूं तो 2 फोर्स इस पे लग रहे हैं, जो कि है एक टेंशन और एक है mg। तो टेंशन क्योंकि ऊपर है इसलिए पॉजिटिव, mg क्योंकि नीचे है इसीलिए नेगेटिव, और मास इंटू एक्सेलरेशन तो 2m इंटू एक्सेलरेशन। ये आ गया अपने पास तीसरी इक्वेशन। और ऐसे ही फिर यहां पर हम बात करेंगे 3m की। तो 3m पे आपको क्या दिखेगा, 3mg माइनस टी। इसका एक्सेलरेशन क्योंकि नीचे की ओर है तो मैंने नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। वैसे ये जरूरी नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन को ही पॉजिटिव माने। आप कोई सी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन मेरा जनरली ये तरीका रहता है, मतलब इससे कुछ कोई खास फायदा नहीं मिलता है मेरे भाई। बस मैं बता देता हूं ऐसा कि एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। तो एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो 3mg जो है वो आ जाएगा नीचे की तरफ है तो इसलिए पॉजिटिव, टेंशन क्योंकि ऊपर है इसलिए नेगेटिव, और ये आ जाएगा 3ma3। तो ये आपके पास आ जाएगी चौथी इक्वेशन। 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल खत्म। तो बढ़ा जाए आगे। अब हम बात करेंगे इस सवाल की। इस सवाल में आपको कहा गया है कि भैया एक रॉड है, ये रॉड जो है ऐसा स्लिप कर रही है, ए पॉइंट की वेलोसिटी है v इस वक्त पे, और इस वक्त पे एंगल बन रहा है थीटा। तो आपको बताना है इस बी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी। कुल मिला के वही, यहां इसको रॉड कंस्ट्रेंट भी कहा जाता है। तो क्या है मामला, देखते हैं। सिंपल सी बात यहां पर आपको ये समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं बात करता हूं किसकी, इस पॉइंट बी की, तो आप कहोगे सर देखो यार पॉइंट बी जो है ना वो तो ऐसा नीचे की ओर आ रहा है, क्योंकि वो इसमें साथ चिपकता हुआ आएगा तो पॉइंट बी ऑब्वियसली नीचे की ओर आएगा। मैंने कहा भाई बात बिल्कुल तुम्हारी सही है। अब तुम कहोगे सर पॉइंट भी नीचे की ओर आ रहा है, तो मैंने कहा यार इसकी लेंथ जो है l,
तो सर लेंथ तो ये चेंज हो नहीं रही। रॉड के ऊपर अगर कोई भी दो पॉइंट्स लोगे तो उनके बीच का सेपरेशन जो है वो चेंज होता नहीं है, मतलब रॉड क्योंकि रिजिड है इसलिए सेपरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल थीटा है तो ये आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में और वो आ जाएगा वी बी कॉस 90 माइनस थीटा, और वेलोसिटी का इस वाले का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में जो कि आ जाएगा वी ए कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है। तो सर क्योंकि रॉड जो है उसका लेंथ कांस्टेंट है तो इसका मतलब यही होगा भाई जैसे मैं कह रहा हूं कि मान लो ये ए और ये बी, इनके बीच की सेपरेशन कांस्टेंट कब रहेगी? जब ये जितने वेलोसिटी से चले ये भी उतनी वेलोसिटी से चले। इन दोनों के बीच की सेपरेशन तभी कांस्टेंट रहेगी जब इनकी वेलोसिटी इनके लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग जो है वो सेम हो। तो यहां पर भी तो वही बात है, सेपरेशन कैसी है? कांस्टेंट है, इसका मतलब लाइन ऑफ ज्वाइनिंग या अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट इज इक्वल। तो हम सीधे सीधे लिख देंगे कि वी बी कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू वी ए कॉस थीटा। ये लो साहब, ये निकल गया अपना रिलेशन। अपने को वी बी निकालना था तो वी बी आ जाएगा वी ए जो कि है वी कॉट थीटा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ओ पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? ओ नहीं, सेंटर ऑफ द रॉड, तो जिसको मैंने कह दिया ओ। ये आपके लिए होमवर्क है। कैसे क्या करना है? इधर मैं थोड़ा समझाता हूं। मान लो इसके कोऑर्डिनेट आपने बोल दिए एक्स ओ वाई, इसकी वेलोसिटी आपको बतानी है, इसकी वेलोसिटी आपको बतानी, ठीक है। अब अगर यहां समझ नहीं आता है कि सर देखो यहां बी पॉइंट के लिए, तो सर हमें समझ में आ गया था कि बी पॉइंट तो ऐसा नीचे जाएगा, ओ पॉइंट के लिए क्या करें? तो ओ पॉइंट के लिए कहने को आप ऐसा कर सकते हो कि ओ पॉइंट शायद नीचे भी आ रहा होगा और ऐसा आगे भी जा रहा होगा, तो इस ओ पॉइंट के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, आगे ना। अब इन दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है, तो एक बार क्या करना, वो तुम देखना क्या करोगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ निकाल पाते हो अच्छी बात है। दूसरा मेथड मैं तुम्हें बता देता हूं, और भी सिंपल, ठीक है। होमवर्क नहीं, चलो मैं ही बता देता हूं अब इसको। तो इसके कोऑर्डिनेट, तो मैंने कहा यार इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तुमने कहा एक्स ए कॉमा 0। इसका कोऑर्डिनेट कितना है? सर 0 कॉमा वाई बी, इसका कोऑर्डिनेट यही रहेगा वाई बी। तो यार ये कोऑर्डिनेट अगर मैं कहता हूं एक्स ए और ये कहता हूं मैं वाई बी, तो एक्स ओ जो है क्या वो एक्स ए बाई 2 नहीं आएगा? और ऐसे ही वाई ओ जो है वो हमेशा वाई बी बाई 2 नहीं आएगा क्या? सर क्यों? क्योंकि यार वो रॉड का मिड पॉइंट है इसलिए। हाँ सर बात तो आप सही कह रहे हो। तो मैंने कहा यार अगर इसका एक्स कंपोनेंट चाहिए, इस सेंटर का एक्स कंपोनेंट चाहिए वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट आएगा वो आएगा डी एक्स ओ बाई डी टी, और एक्स ओ जो है आपके पास हाफ ऑफ एक्स ए है। तो साफ साफ पता लग जा रहा है ये क्या है, ये है आपके पास वी ए, एक्स कंपोनेंट आ गया वी ए बाई 2। इसी तरीके से y कंपोनेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा वी बी बाई 2। इसके दो कंपोनेंट है, इधर जाएगा वी आई कैप से और इधर जाएगा कितने से, वी कॉट थीटा माइनस जे कैप बाय 2। वी बाई 2 आई कैप, वी कॉट थीटा बाय 2 माइनस जे कैप। दिस विल बी द रिजल्ट या वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट ओ। बड़े आसानी से हमने यहाँ पे निकाल लिया, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से हमने यहाँ पे इस चीज को निकाला। तो अब हम फाइनली शुरुआत करने जा रहे हैं वेज कंस्ट्रेंट की। वेज कंस्ट्रेंट से मतलब क्या? वेज का मतलब वो वेज नॉन वेज वाला नहीं, वेज मतलब एक तरीके से कोई ब्लॉक, जैसे कि मैं कह सकता हूं कि ये एक वेज है, ये भी एक वेज है, या ब्लॉक बोल दो, ठीक है। तो यहां पर जैसा स्ट्रिंग हमेशा खिंची हुई रहती थी, तो यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये ब्लॉक्स जो है हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ब्लॉक ऐसा रखा है, एक ब्लॉक को यहां रख के छोड़ दिया, तो तुम बोलोगे सर ये ऐसा करके नीचे गिर जाएगा, ये ऐसा करके जो है नीचे गिर जाएगा। आई बात समझ में? इसको यहां से अगर छोड़ दिया तो ये ऐसा करके नीचे गिर जाएगा। तो मैंने यहां क्या कहा, मैंने कहा कि अगर
इस ब्लॉक को चला दिया जाए तो क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर अगर इस ब्लॉक को चला दिया जाए और इसको साथ ही साथ गिरने भी दिया जाए, ये आगे चल रहा है और ये नीचे गिर रहा है, तो कुछ ऐसा हमें दिखेगा कि कुछ देर बाद ये ब्लॉक आगे निकल चुका होगा और ये हरा वाला जो छोटा ब्लॉक है ये नीचे भी गिरा होगा और आगे भी चला होगा। तो मैंने कहा यार एक चीज बताओ, ये जो अपनी डिस्प्लेसमेंट है इस पीले वाले ब्लॉक की, तुमने बोला हाँ सर बिल्कुल। तो मैंने कहा यार ये डिस्प्लेसमेंट अगर x है तो क्या ये हरा वाला ब्लॉक भी इतना ही चला है क्या जितना ये पीला वाला चला है? नहीं नहीं सर, हरा वाला देखो, हरा वाला सर आगे तो गया ही है लेकिन साथ ही साथ नीचे भी आया है। मतलब हरा वाला ब्लॉक जो है वो एक्चुअली स्मॉल ब्लॉक जो है वो ऐसा चला है सर, बात सही है, स्मॉल ब्लॉक चला ऐसा है। लेकिन मैं जो समझाने जा रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि यार इन दोनों ब्लॉक्स का इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या? तुम फिर कहोगे सर ये ब्लॉक वाई में भी चला है। अरे मैं कह रहा हूं वो वाई में चला है लेकिन बस इस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट सेम है ना। हाँ सर वो तो सेम है। तो बस यही आपका वेज कंस्ट्रेंट है। क्या है वेज कंस्ट्रेंट? कि क्योंकि कांटेक्ट मेंटेन हो रखा है इन दोनों के बीच में, तो जितना ये बड़ा वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में चलेगा छोटा वाला ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में तो उतना ही चलेगा। एक्स्ट्रा और इधर चल जाएगा अलोंग द सरफेस, सरफेस के अलोंग एक्स्ट्रा चल जाएगा लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। यही अपना वेज कंस्ट्रेंट है। तो क्या है कि कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या कह रहा हूं मैं? कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट along the direction perpendicular to the contact surface, perpendicular to the contact surface is same। एक बार को लगा मुझे भाई रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, ये तो चेक कर लूं, है ना, बड़ा डर लगता है उस दिन के बाद से। तो कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस इज सेम, मतलब जो कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। और एंड सेम इज वैलिड फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट को ही तो डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये याद रख लेना कि अगर दो चीजें कांटेक्ट में हैं तो उनके कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सेम होगी। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गई बात। तो जैसे ये सवाल करते हैं, अब ये सवाल तुम बोलोगे सर ये तो देखा हुआ है आपने, इक्विलिब्रियम में बताया था कि ये ब्लॉक था, इसको होल्ड करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, तो अब वो फोर्स हटा दिया। तो इस सवाल में जैसे ये फोर्स हटाओगे तो क्या होगा, ये ब्लॉक इधर जाएगा और ये नीचे आएगा, है कि नहीं? तो करना क्या होगा वेज कंस्ट्रेंट में हमेशा कि जो भी वो दो चीजें हैं, तीन चीजें हैं, अगर उनका आप एग्जैक्ट डायरेक्शन बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट का या वेलोसिटी का या एक्सेलरेशन का, तो आप वो डायरेक्शन बताएं और फिर कांटेक्ट सरफेस जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स को सेम कर दें। यहां भी हम ये बात समझाएंगे। जैसे कि सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि हम वेज कंस्ट्रेंट लगाएंगे। तो इस हरे वाले ब्लॉक की बात की जाए तो ये हरा वाला ब्लॉक जो है वो इधर जा रहा होगा, मैंने बोला कुछ ए एक्सेलरेशन से। क्यों? क्योंकि ये वाला इसको धक्का लगाएगा, उस धक्के का एक कंपोनेंट आएगा तो ये ए से इधर जाएगा। ऐसे ही अगर मैंने पूछा कि ये पीला वाला ब्लॉक, तो तुम बोलोगे सर देखो पीला वाला जो ब्लॉक है, पीला वाला ब्लॉक जो है ना सर, वो जो है वो ऐसा नीचे आ रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन मैंने बी बोल दिया। अब ये इधर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये दीवार से चिपकता हुआ नीचे आएगा, ये दीवार पे इस सरफेस पे चिपकता हुआ इधर चलेगा। अब बात ये है कि यहां पर चिपकता हुआ मतलब ऐसा नहीं कि वो स्टिक करा हुआ है, चिपकता हुआ मतलब कांटेक्ट नहीं लूज करेगा। अब यहां बात ये है कि ये कॉमन कांटेक्ट सरफेस आ रही है, कांटेक्ट सरफेस आ रही है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का एक्सेलरेशन के जो कंपोनेंट होंगे वो क्या आएंगे अपने, वो आएंगे सेम।
तो आप जानते हो कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा और ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो आपको साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए कि बी का कंपोनेंट इधर आएगा बी कॉस थीटा, और ए का कंपोनेंट इधर ए कॉस थीटा, इधर आ जाएगा ए साइन थीटा। बस ये आ गया अपना वेज कंस्ट्रेंट। तो सर इससे मदद क्या मिली अपने को? मदद ये मिली कि एक इक्वेशन मिल गई मुझे, ए और बी में रिलेशन मिल गया। दो वेरिएबल थे, अब दो इक्वेशन मुझे चाहिए। एक इक्वेशन तो ये आ गई, दूसरी इक्वेशन कहां से लाएं? अब एनएलएम में सवाल करते वक्त आप हमेशा दिमाग में ये बात बैठा के रखें कि इक्वेशन का सिलेक्शन या डायरेक्शन का सिलेक्शन जो है कि किस डायरेक्शन में आप एनएलएम की इक्वेशन लगा रहे हो, भले ही वहां इक्विलिब्रियम हो या एक्सेलरेशन हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे बस इससे मतलब है कि जो भी डायरेक्शन ले उसमें कम से कम वेरिएबल को आप इंट्रोड्यूस करें, और अगर बाय चांस अगर कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाता है तो ऐसा इंट्रोड्यूस हो जो कि आसानी से एलिमिनेट किया जा सके। जैसे कि अब यहां मैंने आपका ये हरा ब्लॉक जो था इसको ले लिया, तो इस हरे ब्लॉक को जब मैंने देखा तो इस हरे ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? ऑब्वियसली एक फोर्स लग रहा है mg, इधर से एक लग रहा है नॉर्मल जो ये एंगल थीटा बनाएगा, ऊपर लग रहा है आपका ग्राउंड से नॉर्मल, तो यहां से कांटेक्ट था, यहां से कांटेक्ट था, दो यहां वाला कांटेक्ट कोई नॉर्मल नहीं लगाएगा, आपको पता ही है, कांटेक्ट छोड़ देगा, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, कितना a। तो यहां अगर कोई सोचता है कि मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लगा देता हूं, इक्विलिब्रियम रहेगा, बात आपकी ठीक है, लेकिन एनजी भी अननोन है, एन कॉस थीटा भी अननोन है, तो उससे वहां कोई फायदा नहीं है मुझे। तो मैं क्या करूंगा कि मैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लगाऊंगा, तो ये आ जाएगा एन साइन थीटा और ये आ जाएगा एन कॉस थीटा। अब यहां पर एन साइन थीटा इस डायरेक्शन में है, तो दिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये अपनी आ गई एक्स डायरेक्शन के अंदर की कहानी। और जो मैंने कितनी बोली, मैंने कहा एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू मास, मास कितना है कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब मैंने n एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो इसको एलिमिनेट करना होगा, तो तुम बोलोगे सर इसकी एक और इक्वेशन चाहिए, कोई बोलेगा सर यहां बना लो इक्वेशन। यार ये वाली इक्वेशन मैं क्यों बनाऊं? मुझे एनजी नहीं पता है तो मैं क्यों बनाऊं ये इक्वेशन? मैं नहीं बनाऊंगा ये इक्वेशन, ठीक है, आई बात समझ में? अब सुनो, तो मैं क्या करूंगा, मैं बात करूंगा फिर उस पीले वाले ब्लॉक की, तो ये पीला वाला ब्लॉक मैं ले लेता हूं, और पीले वाले ब्लॉक के एफबीडी की हम बात करते हैं, तो एमजी जो है इसका वो लगेगा ऐसा नीचे, उसको इसको दीवार से एक नॉर्मल मिल रहा होगा इस डायरेक्शन में, इसको मैंने कहा एन डब्ल्यू, और इसको एक नॉर्मल ऐसा मिल रहा होगा जिसको मैं बोलूंगा एन, और इसी नॉर्मल का जो ये कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में वो आएगा एन कॉस थीटा और एक आएगा एन साइन थीटा। तो एन साइन थीटा को आपको समझना है कि एन साइन थीटा एन डब्ल्यू को बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो बेटर यही है कि आप तीसरी इक्वेशन जो है इसके ऊपर लिखें, जिससे कि कोई और अननोन इंट्रोड्यूस ना हो। और फिर हम बात करेंगे यहां पर y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में जब मैं बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो mg और एक n cos थीटा, तो mg पॉजिटिव, n cos थीटा जो है नेगेटिव, और इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारे पास जो है तीसरी इक्वेशन है। अपना जो काम था वो यहीं खत्म हो जाएगा, तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। n की वैल्यू जो है ma बाई साइन थीटा यहां डाल देना, और b की वैल्यू जो है एक tan थीटा यहां डाल देना। इस पूरी इक्वेशन में आपके पास अननोन a ही बचेगा, a बड़े आसानी से निकल जाएगा। अब ये तो हो गया सवाल यहां पे खत्म, लेकिन बात मैं यहां खत्म नहीं करूंगा, बात मैं यहां खत्म नहीं करूंगा, मैं आपको इस सवाल को थोड़ा सा और अलग अलग तरीके से देखना सिखाऊंगा। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह ये नहीं है कि उसमें और कोई इजी तरीके से चीजें निकल के आ जाएंगी, उसके पीछे बस वजह यह है कि आपको एनएलएम की इक्वेशन लगाना आना चाहिए कि किस तरीके से आप लगा सकते हैं। मुझे ये बिल्कुल पता है कि आप एक इक्वेशन बिल्कुल अपने हिसाब से एक ये लिख देंगे कि इसके लिए जो y डायरेक्शन की इक्वेशन होगी मैं यहां चिपका देता हूं,
मैं जानता हूं इसके लिए वाई डायरेक्शन की इक्वेशन आप बिल्कुल बेझिझक ये बोलेंगे कि सर एन जी इज इक्वल्स टू एन कॉस थीटा प्लस एम जी। मुझे कोई शक नहीं है इस चीज में, हर एक बच्चा जिसने बेसिक एनएलएम पढ़ा हुआ है वो ये इक्वेशन लिखने में उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं जानता हूं कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि इक्विलिब्रियम है। और इसी तरीके से हर एक बच्चा जिसने एनएलएम पढ़ा हुआ है बेसिक लेवल का, उसको एक्स डायरेक्शन की एक और इक्वेशन यहां पे लिख देता हूं पीले वाले ब्लॉक के लिए। तो एन डब्ल्यू इज इक्वल टू एन साइन थीटा, ये लिखने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना। सर वैसे आप बता क्यों रहे हो? कुछ नहीं यार, अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि भाई ये एन डब्ल्यू और एन जी कितने हैं, तो एन यहां से निकल जाएगा, ए की वैल्यू निकल गई तो एन निकल जाएगा, वहां एन डालेंगे, एन डब्ल्यू एन जी निकल जाएंगे। ये दो अलग और इक्वेशन है, ये मैं जानता हूं, ये लोग आप कर लोगे आराम से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो सुनो, मैं आपको सिखाना चाहता हूं एक बार पूरे सिस्टम पे अगर इक्वेशन लगा के देखें। इससे ऐसा नहीं कि यहां पे पूरा सिस्टम ले लेने से चीजें जो है बहुत ही इजी हो जाएंगी, लेकिन अगर कोई पूछ ले तो आप गलती ना करें, है ना, इक्वेशन को समझना बात। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनना यार, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं, है ना। तो जैसे मान लो किसी से अभी अगर कोई पूछे यहां पर कि सर मान लो तुम्हें ना एक्सेलरेशन सीधे सीधे दे दिया गया होता, जैसे ये चीज कब काम में आएगी अपने, मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो केस था वो कब काम में आता। मान लो तुम्हें एक्सेलरेशन दे दिया गया होता, एक का एक्सेलरेशन दे दिया गया होता वेज कंस्ट्रेंट से, दूसरे का एक्सेलरेशन तुम आराम से निकाल लेते, है ना। ये अपने पास ए है और ये अपने पास है बी। मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूं पूरे सिस्टम पे इक्वेशन लगाना, ठीक है ना। अच्छा सिस्टम पे इक्वेशन लगाना तो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, चलो तो इसको तभी देखेंगे। इसको मैं यहां उठा के रख देता हूं अभी, है ना, इसको आगे देख लेंगे हम। इसको यहां रख देता हूं, एनएलएम ऑन सिस्टम अभी हम देखेंगे तो वहीं पे इसको पढ़ेंगे, तो अभी रुक जाते हैं, है ना। मैं भूल गया था कि भाई अभी तो पढ़ाना बाकी है, मुझे लगा पढ़ा दिया है मैंने, है ना। चलो तो उसको बाद में देखेंगे, अभी यहाँ आते हैं। देखो अब ध्यान से सुनो, इस सवाल में भी कुछ खास नहीं बोल रहा, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक्स। एक आपके पास सिलेंडर है और एक ट्रायंगुलर वेज है। अब आप जानते हो कि अगर ये नीचे आ रहा होगा तो ये ऊपर जा रहा होगा, और ये नीचे आ रहा होगा तो ये ऊपर जा रहा होगा, या दोनों रेस्ट पे होंगे। बस आपको ये बोला है कि यार दोनों अगर चलने लगते हैं कांटेक्ट में रहते हुए तो दोनों की वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा। अब भले ही एक जो है नीचे जाए, एक जो है ऊपर आए, चाहे देखो ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, और ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, है ना, ऐसा अलोंग द इंक्लाइन। नीचे ऊपर से मतलब वर्टिकल और डाउनवर्ड्स नहीं, नीचे मतलब मैं अलोंग द इंक्लाइन तो अलोंग द इंक्लाइन अप, ये अलोंग द इंक्लाइन डाउन तो ये अलोंग द इंक्लाइन अप। वेलोसिटी उन दोनों ही केसेस में रिलेशन सेम आएगा। तो मैंने कहा ये वाला जो अपना m1 है ये कुछ v1 वेलोसिटी से जा रहा है। तो क्या बताया था मैंने, सबसे पहला काम क्या करना होता है अपने को, सबसे पहला काम ये करना होता है कि हम जो है वो डायरेक्शन अगर पता कर पा रहे हैं तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। तो लो साहब ये डायरेक्शन पता कर लिए हमने, इसकी डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइन और इसकी डायरेक्शन भी अलोंग द इंक्लाइन। अब कुछ नहीं करना, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये बीटा तो ये भी बीटा, बस कॉन्टेक्ट सरफेस ये है ना, वर्टिकल है ना, तो बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट्स इक्वेट कर दो, बात खत्म। तो ये आ जाएगा v1 cos अल्फा और v2 cos बीटा, कंपोनेंट्स लिए काम खत्म, ये रिलेशन आ गया। अब चाहे वो नीचे ऊपर कैसे भी जा रहा हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। अब ये जो सवाल है, ये सवाल को करने से पहले मैं एक और चीज आपको थोड़ा सा समझाता हूं, फिर हम इस सवाल पे आएंगे। इस सवाल को करने से पहले एक और चीज में समझाता हूं। कई बार क्या होगा कि हमें डायरेक्शन एग्जैक्ट बताना इतना आसान नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास यहां पर एक ये ब्लॉक है, क्या है, एक ब्लॉक है, ठीक है। ये दो ब्लॉक कुछ ऐसे रखे हुए, अब
फ्रिक्शन कहीं पर भी नहीं, ना यहां ना यहां। अब आपको यह समझना होगा कि अगर ये फिक्स्ड होता तो ये सीधे नीचे आ जाता, लेकिन ये फिक्स्ड नहीं है तो ये नीचे आएगा, लेकिन साथ साथ ये इसको इधर एक धक्का दे रहा है तो उस धक्के की वजह से ये इधर भी जाएगा। तो इस ट्रायंगुलर वेज पे एक धक्का लग रहा है इस डायरेक्शन में, उस धक्के की वजह से ये इधर जाएगा। अब हमें इसकी तो एग्जैक्ट डायरेक्शन पता है कि भाई साहब ये तो इधर ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तो इधर ही जाएगा। इसकी डायरेक्शन नहीं पता। तुम बोलोगे क्या नहीं, क्यों नहीं पता सर, वो ऐसे जाएगा। गलत, ये ऐसा नहीं जाएगा। क्यों सर, प्लेन के अलॉन्ग ही तो स्लिप होगा। मेरे भाई अगर ये फिक्स्ड होता तो बिल्कुल इसकी डायरेक्शन ऐसी होती, लेकिन इस बात को समझो, ये थोड़ा सा आगे चल चुका होगा तो ये इसमें मान लो ऐसा चलता हुआ आ गया, तो कहां ये ऐसा गया, ऐसा जाता तो मतलब ये ऐसा ही जाना चाहिए था। ये तो नीचे भी आ रहा है इसके साथ साथ, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो थोड़ा नीचे भी आ रहा है। तो समझ रहे हो बात। तो विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट अलोंग द प्लेन। बात तो सही है। फिक्स्ड होता तो जरूर बोल सकते थे, तो कोई बात नहीं सर, फिक्स्ड होता तो ऐसा होता ना, तो इसके रेस्पेक्ट में बात कर लेते। बिल्कुल सही। इसको मैं कह देता हूं ए, इसको मैं कह देता हूं बी। ध्यान से सुनना अब मेरी बात। एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए के ऊपर बैठ के अगर कोई बंदा देखेगा तो वो बिल्कुल ये कहेगा कि यार ये जो है ना नीचे ही जा रहा होगा। अब कोई दिक्कत नहीं। विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ दिक्कत थी, विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक या ये ट्राइंगुलर वेज दिक्कत नहीं है। और हम जानते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से, कि बी को देख रहा है कौन, ए, तो ए क्या कर रहा होगा, बी के एक्सेलरेशन में से अपने एक्सेलरेशन को माइनस कर रहा होगा। तो हमको ये पता है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कितनी है। मुझे ये भी नहीं पता कि बी कितना है, मुझे ये भी नहीं पता ए कितना है, बस मुझे ये पता है कि हाँ डायरेक्शन ऐसी है। तो आपको यहां से ये समझ में आना चाहिए कि बी का जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। और ये कितना है भाई साहब, ये है ए के इक्वल। मतलब इन दोनों का वेक्टर एडिशन। तो बी का एक्सेलरेशन कितना है, बी का एक्सेलरेशन है बी इस तरफ और ए इस तरफ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बी ऐसा इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। अब सुनो एक और कहानी। डायरेक्ट कैसे लिखते हैं इसको, डायरेक्ट ऐसे लिखता है यार मैं, ए ने क्या देखा, ए ने देखा कि वो जा रहा है नीचे, तो ए क्या नहीं देख पा रहा है खुद का एक्सेलरेशन, तो वो जब ऐड करवा दूंगा तो मुझे विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ मिल जाएगा। अब कोई बोले सर वेज कंस्ट्रेंट लगाते हैं, चलो वेज कंस्ट्रेंट लगाए, हाँ चलो वेज कंस्ट्रेंट लगाते हैं। तो ये रही इनकी कॉन्टेक्ट सरफेस, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैंने ये ले ली। सर मान लीजिए ये एंगल था अपने पास थीटा, तो ये वाला जो पॉइंट है इस ए का ये वाला कंपोनेंट मुझे निकालना है। अब एक चीज बताना, थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा सोचना इस बात को। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। ट्राइंगुलर वेज का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ रहा है, ए साइन थीटा आ रहा है। क्यों कर रहे हो सर ऐसा, वही यार कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को इक्वेट करवा रहा हूं। लेकिन बी के पास दो एक्सेलरेशन है, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसका भी कंपोनेंट ले लेंगे इस डायरेक्शन में और इसका भी कंपोनेंट ले लेंगे इस डायरेक्शन में। दो एक्सेलरेशन है तो दोनों के कंपोनेंट ले लो और उसको ऐड कर दो। तो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, तो इसका कितना आया, ए साइन थीटा, और इसका कितना आया यार, ये तो 90 डिग्री है, तो बी कॉस 90 0। तो ये तो कुछ रिलेशन ही नहीं मिला, ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो ये कोई रिलेशन थोड़ी ना आया। इसका मतलब यहां वेज कंस्ट्रेंट लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक तरीके से लगा हुआ है, लगाया भाई। तुम ए साइन थीटा को ए साइन थीटा के इक्वल लिख करके कौन सा नया इक्वेशन निकाल लोगे, आई बात समझ में। तो यहां वेज ऐसे अगर तुम लिख देते हो रिलेटिवली, तो वेज कंस्ट्रेंट लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना पूरी कहानी, इसमें बड़ा अच्छा सवाल।
सिस्टम इज शोन इन द फिगर, अज्यूम दैट सिलेंडर रिमेन्स इन कांटेक्ट विद द टू वेजेस। ये दो वेज दिए हुए हैं आपको, इनके कांटेक्ट में ये रहता है सिलेंडर, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो तुमको समझ में आ रहा होगा। अगर ये रुका रहता और ये सिर्फ इधर जाता तो ये इसके साथ साथ इधर जाता, लेकिन वो उधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये इसके साथ साथ इधर भी जा रहा होगा, कांटेक्ट मेंटेन है, ध्यान रखना। तो इसके वेलोसिटी के बारे में अपने को बात करनी है। अब दिक्कत यह है यार, इसकी वेलोसिटी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कैसी है क्या है, तो मैं तुम्हें अब एक तरीका बता रहा हूं, दूसरा तरीका तुम्हें घर पे ट्राई करने को बोलूंगा, आंसर मैच करके देखना सही आता है कि नहीं आता है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि वेज कंस्ट्रेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है डायरेक्शन को पता कर लेना, तो चलिए पता करते। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि इसके रेस्पेक्ट में एक बार इसके मोशन को देख लेते हैं। तो इतनी बात क्लियर है कि अगर मैं येलो के रेस्पेक्ट में इस सिलेंडर को देख रहा हूं, तो ये सिलेंडर उसको नीचे आता हुआ दिखेगा कुछ v वेलोसिटी से, कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जब इसको देखेगा तो ये नीचे आते हुए दिखेगा, क्योंकि कांटेक्ट में है ना। मान लो कोई बंदा यहां खड़ा है, इस बंदे को क्या लगेगा, ये बंदा तो यही कहेगा कि यार ये सिलेंडर ऐसा इससे चिपकते हुए नीचे आ रहा है, नीचे आते हुए दिखेगा। तो इस बंदे ने क्या नहीं देखी, खुद की वेलोसिटी, तो पकड़ा दो। तो सर अब वेज कंस्ट्रेंट क्या, ऐसा करके तो आपने एक तरीके से वेज कंस्ट्रेंट लगा ही दिया, हाँ लगा दिया, दोनों का इस डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है, लग गया। अब इसकी बात कर लेते हैं। सर इसकी कैसे बात करोगे, इसकी बात ऐसे करेंगे कि ये अपने पास जो डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये हो गई परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कांटेक्ट सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो अब हम जो कहने जा रहे हैं वो क्या कहने जा रहे हैं कि बस इन वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स, तो u का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ये है अपने पास 30, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा अपने पास u sin 30, ये आ जाएगा u sin 30, ठीक है। और इस सिलेंडर के दो कंपोनेंट्स है, दोनों के इस डायरेक्शन में मैं वेलोसिटी निकालूंगा। तो ये एंगल अपने पास 30 है, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये, तो ये एंगल भी अपने पास 30 आ जाएगा और ये एंगल आ जाएगा 60। तो v का ये वाला कंपोनेंट आएगा v cos 30 और u का ये आ जाएगा u cos 60, लेकिन माइनस का मैं लिखूंगा। क्यों लिखूंगा माइनस, क्योंकि मुझे इस डायरेक्शन की नेट वेलोसिटी चाहिए। तो इसके पास दो वेलोसिटी है v और 2u, तो v का इधर आया v cos 30 और 2u cos 60, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा v cos 60 माइनस 2u cos 60। तो यहां से जो जो हम सॉल्व कर सकते हैं वो देख लेंगे। तो ये आ जाएगा u/2, ये उधर से आया तो ये प्लस u हो गया, और ये आ गया v cos 30। तो यहां से v की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, ये आ जाएगा 3/2, ये आएगा √3/2, तो ये आ जाएगा √3u। तो v जो अपने पास आया वो आया √3u। अब इस सिलेंडर की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ दिस सिलेंडर, ये आ जाएगी अपने पास 2u i कैप माइनस का vj कैप। और स्पीड अगर आप निकालना चाहते हो तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे इधर से 2u का स्क्वायर जो कि है 4u स्क्वायर और प्लस में 3u स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास √7u। तो ये आपकी जो है वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर आ जाएगी √7 मीटर पर सेकंड। बस एक बार मैं चेक कर लेता हूं कहीं पे कुछ लफड़ा या कुछ नहीं हुआ हो। तो अपने पास ये u cos 30, तो ये sin 30 आ जाएगा, ये v था ही तो v cos 30 और ये 2u cos 30 सॉरी 60, ये 30 आएगा क्योंकि इसके परपेंडिकुलर ये, इसके परपेंडिकुलर ये, और ये अपने पास 90 डिग्री है तो ये 30 है तो ये 60 आ जाएगा, और cos 60 से ये 2 गया तो ये प्लस u आ गया, ये आ जाएगा अपने पास 3/2 और ये आ जाएगा √3/2, 2 से 2 कटा और √3, तो ये रिजल्ट अपने पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सर आप दूसरा तरीका भी बता रहे थे आप कुछ, हाँ हाँ बिल्कुल दूसरा तरीका भी बता रहा था मैं, क्या है वो दूसरा तरीका वो तुम देखो। तो दूसरे तरीके में आपको करना क्या है, दूसरे तरीके में एक्चुअली आपको कुछ ऐसा करना है, इसको मैं चलो हटा ही देता हूं। दूसरे तरीके में आपको ये करना है कि जैसे मैंने इसके रेस्पेक्ट में देखा, तो अब इसके रेस्पेक्ट में आप देखना। इसके रेस्पेक्ट में देखना से क्या मतलब है सर आपका,
अरे मतलब जैसे आपने क्या देखा, आपने येलो के रेस्पेक्ट में देखा था, तो इस बार आप इसके रेस्पेक्ट में देखो, तो ये कितने से जा रहा था, ये जा रहा था यू से, तो ये जा रहा है कितने से, यू से। तो ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर इसके रेस्पेक्ट में कैसा जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा मान लो वी से, और इसके साथ भी जा रहा होगा यू से। और अब क्या करूंगा, उस ये वाले के लिए आप क्या कर दो, अब ये वाला जो आपका 2u था, इसको और इसको, ये वाले कंपोनेंट्स इक्वेट करके देखो, और देखो आंसर आता है कि नहीं, चेक करना, देखना आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, तो ये अपना हुआ वेज कंस्ट्रेंट। अब हम बढ़ रहे हैं अगले पड़ाव की ओर, जो कि है एनएलएम ऑन सिस्टम। एनएलएम ऑन सिस्टम क्या कहता है, आप जानते हो कि अगर आपके पास एक पार्टिकल है m1, दूसरा पार्टिकल है m2, ऐसे ही तीसरा पार्टिकल है m3, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, F12, F21, F13, F31, F32 और F23, और इन पे बाहर से भी कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, M1, F3, F2। तो आपको ये समझना चाहिए, मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर मैं बात करता हूं किसकी, M1 पे लगने वाले फोर्सेस की, तो वो बिल्कुल सिर्फ M1 की बात कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा F1, F12, F13 इज इक्वल्स टू M1A1, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे ही मैं M2 की बात करूंगा तो उस पे लगने वाले नेट फोर्स है F2, F21, F23 इज इक्वल्स टू M2A2, और जैसे ही मैं बात करूंगा इसकी M3 की, तो इस पे लगने वाले जो फोर्सेस है वो है F3, F31 और F32 इज इक्वल्स टू M3A3। जैसे ही आप इन तीनों को ऐड करते हो, इन तीनों इक्वेशन को ऐड करते हो, मतलब आपने एक तरीके से क्या कहा, आपने एक तरीके से ऐसा कहा कि मैं M1 प्लस M2 और M3 को साथ में लेके लिखना चाहता हूं या चाहती हूं। तो जैसे ही आप इन सारों को ऐड करते हो, तो आपको समझना होगा, ऐड करने पर F12 F2 को, F21 को कैंसिल कर देगा, F13 F31 को कैंसिल कर देगा, और आपका F23 F32 को कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये अगर एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो आपको यहां से समझना होगा कि अब जब आप ऐड करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में आपने क्या ले लिया, तीनों को एज अ सिस्टम ले लिया, होल सिस्टम आपने ले लिया। होल सिस्टम जैसे ही आपने लिया, तो अब ये वाले फोर्स तो इंटरनल हो गए, इसमें दिखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स, और वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3। अगर तीनों का एक्सेलरेशन सेम होता तो मैं M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A लिख देता, लेकिन अलग अलग एक्सेलरेशन है, इसलिए ये कहानी याद रखना। अब हम सीखने वाले हैं ये चीज जो है अब हम सीखने वाले हैं, और इसके एप्लीकेशन को हम समझेंगे, बड़े आराम से समझेंगे। और अब तुम देखो कैसे कैसे क्या चीजें हो रही होगी। पहले एक आसान सवाल कर लेते हैं, फिर एक ये सवाल करेंगे, और फिर वो वाला सवाल भी देखेंगे। इस सवाल को देखो क्या दिया गया है यहां आपको बोल रखा है कि फाइंड द टेंशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। भाई साहब यहां टेंशन क्या होगी ये बताना है मुझे। तो यहां एक बंदर है 20 kg का, इतने एक्सेलरेशन चल रहा है, एक बंदर है 15 kg का जो ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, एक बंदर है 25 kg का जो नीचे जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो जनरली लोग करते क्या है, जनरली लोग ये करेंगे, अच्छा इस बंदर का एफबीडी बना लो, इस बंदर का एफबीडी बना लो, तो तुम बोलोगे सर देखो यहां की टेंशन T1, तो इस बंदर पे T1 लग रहा है, नीचे से लग रहा है T2, फिर तुम्हारी इक्वेशन में T2 आ जाएगा अननोन, फिर T2 निकालने के तुम बोलोगे सर देखो इस बंदर के ऊपर T2 लग रहा है, नीचे लग रहा है T3, तो T2 निकालने के लिए T3 पता होना चाहिए, तो T3 निकालोगे। तो सबसे पहले तुम T3 निकालोगे, फिर उसकी मदद से यहां NLM लगा के T2 निकालोगे, फिर यहां NLM लगा के T1 निकालोगे। लेकिन सिस्टम आपको यह सहूलियत देता है कि भैया पूरा सिस्टम एक साथ उठा लो, आप पूरा सिस्टम एक साथ उठा लो, तो आपके पास ये T2 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 कैंसिल हो गए, T3 T3 कैंसिल हो गए,
क्योंकि इंटरनल है, T1 एक्सटर्नल है और सारे के सारे mg एक्सटर्नल है, तो T1 ऊपर लग रहा है तो पॉजिटिव ले लेता हूं, M1g भी नीचे है, M2g भी नीचे है, M3g भी नीचे है, ये हो गया नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m1 इनटू a1, तो m1 a1 ये ऊपर जा रहा है इसलिए ऐसा लिख दिया मैंने, m2 इंटू a2, तो m2 इंटू a2 ये है जीरो, क्यों है जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ये एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा, यहां आपको बता रखा है किससे चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन नहीं है इसका, तो चलने से मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन होना चाहिए, और ये जो है m3 वो जा रहा है नीचे, तो m3 और a3 जो आएगा वो आएगा नीचे की तरफ, नीचे क्यों, सॉरी नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि वो नीचे जा रहा है इसलिए नेगेटिव। सर अगर आपने ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया होता तो t नेगेटिव आता, m1 m2 m3g पॉजिटिव आ जाते, ये नेगेटिव आ जाता, ये पॉजिटिव आ जाता, इतना सा चेंज आता, लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहां से सीधे सीधे एक झटके में तुम्हारा टेंशन निकल जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है सर। लेकिन एक बार थोड़ा सा हिंट दे दो ना यार कि वो टुकड़ों में कैसे करते हैं, इसको टुकड़ों में कैसे करते हैं, तो भाई मैं थोड़ा सा डायरेक्टली बता देता हूं, इस बंदर के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, T1 ऊपर, T2 नीचे, M1g नीचे, तीन फोर्स लग रहे हैं, T1 T2 M1g, तो जो ऊपर है उसको पॉजिटिव लो, जो नीचे है उसको नेगेटिव लो, इज इक्वल्स टू m1 इंटू a1, सिंपल, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वो पॉजिटिव, ये बंदर इक्विलिब्रियम में क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो इस पे T2 ऊपर लग रहा है और M2g और T3 नीचे लग रहा है, तो T2 इज इक्वल्स टू M2g प्लस T3 क्योंकि इक्विलिब्रियम में, ये बंदर पे दो ही फोर्स लग रहे हैं, T3 और M3g, नीचे की रस्सी तो ढीली है, तो T3 और M3g, और ये नीचे जा रहा है, तो नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं, तो M3g माइनस T3 इज इक्वल्स टू M3a3, खत्म। इस तरीके से आप सॉल्व करते, लेकिन डायरेक्टली हमने यहां पे ये चीज निकाल ली। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, इस सवाल में क्या कहा गया है, ये ना इस टाइप का सा कुछ आपको HC और मिल जाएगा, तो यहाँ पे सवाल ये कहा गया है कि भैया एक ऐसा कंटेनर है, इस कंटेनर से रस्सी से जा रही है और वो इसी बंदे के हाथ में है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितना फोर्स लगाए ये बंदा जिससे कि ये कंटेनर जो है ना ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने लग जाए, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ इसको एक्सेलरेट करना है। अब ये बंदा जो है वो कंटेनर में खड़ा है, तो ये बंदा भी इसी के साथ ऊपर तो जाएगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। अब अगर तुम ऐसा कंफ्यूज हो रहे हो कि सर क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, कैसे कैसे लगेंगे, तो यार तुम छोड़ो, पूरा सिस्टम उठाओ, तुम आदत डालने लग जाओ, पूरे सिस्टम को देखने लग जाओ एक बार, तुम्हारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी ज्यादातर क्वेश्चंस में। पूरा सिस्टम उठाओगे कि तुम बोलोगे सर पता नहीं इन दोनों के बीच में कैसे फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, वो इंटरनल है। तो पूरा सिस्टम जब तुमने देखा, तो तुमने जो फोर्स लगाया उतना ही इसमें रस्सी में टेंशन क्रिएट हो जाएगी, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा टेंशन वाला F, इधर से भी वो लगेगा, तो 2F तो लग रहा है ऊपर, फिर इसका mg, इसको मैं कैपिटल M बोल देता हूं, मैन ज्यादा मैसिव दे रखा है, और कंटेनर का mg, और फिर इन सभी का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर। तो कितने फोर्स है, 1 2 3 4 फोर्स है, जो ऊपर उसको पॉजिटिव, जो नीचे वो नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी ऊपर तो ये भी पॉजिटिव, तो मैं सीधे लिख दूंगा 2F, क्या लिखूंगा मैं, 2F माइनस M प्लस mg, दोनों का ऐड कर दिया, इज इक्वल्स टू, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है क्या, हाँ, तो सीधे ही लिख दो M प्लस M इंटू ए, M1 A1 M2 A2 A1 A2 सेम ही है, तो ऐसा लिख दो, तो आपके पास जो F की वैल्यू आ गई वो आ गई M प्लस M G प्लस A अपॉन 2, मतलब इस पर्टिकुलर केस में ये 30 था, ये 70 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 100, G आपका 10 लेके ही चलना है, जो मैं सवाल देता हूं, ये आपका 4 है, और ये आ जाएगा आपके पास ये 2, ये 14, तो ये इससे कटेगा, ये आ जाएगा आपके पास 7, तो 700 न्यूटन इसको फोर्स लगाना पड़ेगा, ये बात समझो, 700 न्यूटन इसको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे सर ये समझ ही नहीं आ रहा यार, ऐसे कैसे हो सकता है, हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये नीचे आ जाएगा वो ऊपर चल जाएगा, भाई ये फोर्स लगा रहा है, तो सर इसका कांटेक्ट नहीं छूटेगा क्या, देख लो, तो निकाल के देख लो, नॉर्मल अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं होगी।
अगर यहां तुम फोर्स निकालते हो इस बंदे पे नॉर्मल नेगेटिव आ जाएगा, मतलब ये जो तुमने कैलकुलेशन कर ली है पॉसिबल नहीं है ना। और नॉर्मल अगर पॉजिटिव आ जाएगा मतलब ये पॉसिबल है बिल्कुल। तो चलो बात कर लेते हैं, अगर तुम्हें इसमें डर है कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं भी हो सकता तो चेक कर लेते हैं। बात बिल्कुल, डर बिल्कुल वाजिब है ये कि सर ये पॉसिबल है कि नहीं, ये समझ नहीं आ रहा, तो चलो चेक कर लेते हैं। चेक किया तो हमने क्या किया, वो बंदे का एफबीडी बना लिया। तो ये बंदा क्या कर रहा है भाई साहब, ये रस्सी को ऐसा खींच रहा है कुछ नीचे। तो बंदे ने रस्सी खींची, तो बंदे को रस्सी खींच रही है ऊपर। तो बंदा रस्सी से जुड़ा हुआ है तो रस्सी ने एक फोर्स लगाया। बंदा इस सरफेस पे है तो हमको ऐसा फील होता है कि नॉर्मल लगता होगा, तो नॉर्मल भी ऊपर लगेगा। और बंदे का खुद का मास, उसकी वजह से ग्रेविटी का फोर्स, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए। चेक कर लेते हैं एन कितना आ रहा है। एन अगर पॉजिटिव आ गया तो ये पॉसिबल है, नेगेटिव आ गया तो उसका भी क्या मतलब होगा वो भी मैं बताता हूं। यहां पर इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया तो F प्लस एन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। F आपने लगाया 700, नॉर्मल हमको नहीं पता, और ये आपके पास आ जाएगा 70 और 10 प्लस 4 14। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे बेटर यही है कि यार इसको हम, अच्छा देखो एक एक क्या मजेदार बात हो रही है यहाँ पे, है ना, मैं बताता हूँ, देखो क्या मजेदार बात है। खैर अभी हम ऐसा करते हैं, इधर ही लिख देते हैं। देखो ये कितना आ जाएगा, ये 70 kg का था तो ये 700 ही हो गया, और ये 70 इंटू 4, है ना, 70 kg का था ना ये बंदा 70 kg का था। ठीक है, अब इससे तो ये कट गया, तो नॉर्मल कितना आया, नॉर्मल आपके पास आया 7 4 28, तो 280 न्यूटन। 280 न्यूटन जो है नॉर्मल लग रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब तुम समझना इस बात को, कैसे पॉसिबल है ये चीज। ये जब फोर्स लगा रहा है ना, तो फोर्स लगाने से ये कंटेनर ऊपर जाना चाह रहा है कि नहीं। अब तुमने जो रस्सी खींची वो रस्सी घूम के इससे जा रही, तो कंटेनर को वो ऊपर खींचेगी रस्सी। तुमने इसको नीचे खींचा, वो कंटेनर को रस्सी ऊपर खींचेगी, तो उसको खुद के कंटेनर के पैरों से, कंटेनर के पैरों से नहीं, आदमी के पैरों पे कंटेनर से नॉर्मल लगेगा। तो कंटेनर उसको धक्का दे रहा है, कंटेनर भी नीचे से और आके उसको धक्का दे रहा है नॉर्मल। सर लेकिन किसी केस में ऐसा भी तो सकता था नॉर्मल क्या पता नेगेटिव आ जाता। हाँ बिल्कुल आ सकता था, बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकता था, नेगेटिव आ सकता था। नेगेटिव अगर यहां पे ये सवाल कह दिया जाता कि ये नीचे उतरना है, इसको नीचे ए एक्सेलरेशन से नीचे उतरना है, तो आपको समझना चाहिए था ए फिर नेगेटिव आ जाता, और ए अगर नेगेटिव आ जाता तो आपके पास नॉर्मल भी नेगेटिव आ जाता। इस केस के लिए नॉर्मल का नेगेटिव आने का मतलब यह है कि फोर्स जो है वो इस आदमी पे ऊपर नहीं नीचे लगेगा, नीचे नीचे। तो क्या होना चाहिए पता है, उसके पैर है ना ऐसा सरफेस पे रखे नहीं होंगे, उसके पैरों को बांधना पड़ेगा। देखा होगा ना वो कैदियों को बांध देते हैं, तो उसके पैरों को ऐसा बांधना पड़ेगा पैक करके एकदम, कि जमीन से वो चिपके हुए हो, जिससे कि उनको छुड़ाया नहीं जा सके। तो नॉर्मल का नेगेटिव आ जाने का मतलब वो होगा फिर वहां पर कि उसके पैर या तो बंधे हुए हैं, क्लैम्ड है, उस सरफेस से बांध रखा है उसके पैरों को, वो कांटेक्ट नहीं छुड़ा सकता, तो भाई साहब फिर कोई दिक्कत नहीं, तो वो चीज पॉसिबल हो जाएगी। अदरवाइज नीचे आना इज नॉट पॉसिबल। इसमें तुमसे पूछे कि इस बंदे को बोलो कि ये ए एक्सेलरेशन से नीचे लाए इस पूरे सिस्टम को, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ए एक्सेलरेशन से नीचे लाते ही ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। आप देखो ये इससे कट चुका, तो नॉर्मल आपका जीरो एक्सेलरेशन पे भी कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब एक बात बताऊं, जो कितनी मजेदार बात है, अगर मैं यहां तुमसे पूछूं, बहुत शानदार सवाल बन गया यार एक तरीके से, है ना, यहां अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसको इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या करना होगा, इसको इक्विलिब्रियम में, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं बना ये शानदार, अगर मैंने इधर इसको इक्विलिब्रियम में रखवा दिया, है ना, क्योंकि अपने पास ये तो चीज हो गई, नॉर्मल तो आ गया, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि अच्छा फिर वो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, हाँ, तो नहीं बना शानदार। मैं सोच रहा था कुछ अमेजिंग सी चीज बन गई है ना, मैं थोड़ा गड़बड़ बता दिया तुमको। भाई साहब नीचे जब आएगा तो ये फोर्स भी तो क्या होगा, ये फोर्स भी तो चेंज होगा। फोर्स तुमने 700 लगा दिया तब वो ए से 4 से ऊपर जा रहा है, जब उसको नीचे आना होगा तो ये फोर्स थोड़ी ना कांस्टेंट है, वो फोर्स तो आपका चेंज होगा।
वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा गलत बता दिया, सॉरी, मैं वो ये मान के चल गया कि कांस्टेंट फोर्स 700 लगता रहेगा, जी नहीं, तब उसको चेंज करना पड़ेगा। खैर फिर भी हम बात कर लेते हैं, अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना होता तो क्या करना पड़ता। सिंपल सी बात है, पूरा सिस्टम उठाओ, हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है मतलब 2f जो है इसको बैलेंस करना चाहिए mg को। कितना हो जाएगा वो आ जाएगा 1000 न्यूटन, 100 इंटू 10 1000 न्यूटन, तो 2f इज इक्वल टू 1000 न्यूटन, तो f इज इक्वल टू 500 न्यूटन। तो 500 न्यूटन का जब ये फोर्स लगाएगा तो वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा, और उस वक्त भी इस पे नॉर्मल तो ऊपर लग रहा होगा, क्योंकि उस बंदे पे इक्विलिब्रियम में रहने के लिए 500 इधर से लगा, 700 इधर लग रहा है इसका खुद का वेट, तो नॉर्मल को लगना पड़ेगा 200, उस केस में नॉर्मल आएगा 200। ऐसे ही तुम ये भी पता कर सकते हो कि नीचे उतरने के लिए कितना आ जाए, है ना, नीचे उतरने के लिए कितना फोर्स उसको लगाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन पता हो तो। बस अब ये ध्यान रखना कि नॉर्मल अगर नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब कांटेक्ट छोड़ देगा, वो चीज पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल है तो कब पॉसिबल है, जब उसके पैर बंधे हुए होंगे। अच्छा सवाल है ना, मैं बिना बात ही बीच में भावनाओं में बह गया, मुझे लगा अरे पता नहीं क्या अमेजिंग सी बात आ गई, खैर वो नहीं बन रही थी वहां पर। चलिए तो इसको देखते हैं अभी। तो यहां पर अपने पास ये 2 ब्लॉक्स, वही वाला सवाल है, इसको मैं दोबारा ले आया यहां, और अब मैं आपको चाहता हूं कि आप इसको पूरे सिस्टम पे एनएलएम लगाना सीखें। हालांकि सवाल में ये इक्वेशन आपको कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं दे देगी कि सर सवाल जो है वो बड़ा आसान हो गया ऐसा करने से, जस्ट ये आना तो चाहिए ना कि पूरे सिस्टम पे कैसे लगाए। तो सुनना मेरी बात, पूरे सिस्टम की अगर मैं बात करूंगा तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। ऑब्वियसली ये जो भी था शायद कैपिटल एम था मेरे हिसाब से, तो कैपिटल एम नीचे लग रहा है, एम जी भी नीचे लग रहा है, और ग्राउंड से नॉर्मल, ये आपके हो गए एक्सटर्नल फोर्स इन वाई डायरेक्शन, और इधर से नॉर्मल, ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है, बताओ कहीं हो तो। सर एमजी आपने बना दिए, 2 जगह से कांटेक्ट था तो दोनों के नॉर्मल बना दिए, यहां का कांटेक्ट तो आएगा ही नहीं। अब सुनो, अब अगर मैं एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन कहता हूं तो मैं क्या कहूंगा, ठीक है, मजा अब है, छोड़ के मत जाना, अब आगे देखो क्या मतलब मजेदार तरीके से एनएलएम बाय सिस्टम से बढ़िया से बढ़िया सवाल चुटकियों में निपटाएंगे अब अपन, देखना। तो यहां एक्स डायरेक्शन में क्या फोर्स दिख रहा है, वो है NW, ओनली फोर्स इज NW। तो NW, ये वाली डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया, इज इक्वल्स टू M1A1 प्लस M2A2। तो M1 मैं बोल देता हूं इस कैपिटल M को, तो कैपिटल M का एक्सेलरेशन है A इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, स्मॉल m का एक्सेलरेशन है ही नहीं इस डायरेक्शन में, इसलिए 0। तो आप इस तरीके से NW निकाल सकते हो, ये हुई बात खत्म इसकी। और सुनो, वाई डायरेक्शन, अब अक्सर इस पे लोगों से अगर पूछ लिया जाए अभी बताओ एनजी कितना आएगा, तो लोग गलती से कह सकते हैं सर एनजी इज इक्वल्स टू एमजी प्लस एमजी। नहीं, क्यों, क्योंकि इस बार ये सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है। सर कौन कर रहा है, ये नहीं कर रहा है लेकिन ये कर रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, सुनो, नीचे वाली डायरेक्शन को मैं बोलता हूं पॉजिटिव, तो ये आएगा mg प्लस स्मॉल mg इज इक्वल्स टू कैपिटल M का एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन जो कि नहीं है, और स्मॉल m का एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन जो कि है। तो ये इस तरीके से अगर आपको, अरे वो कहां गया अपना ng ng तो लिखना ही भूल गया, और माइनस का ng, दोनों पॉजिटिव और एनजी नेगेटिव इज इक्वल्स टू ये, तो बी की वैल्यू डाल दो, एनजी इधर से भी मिल जाएगा। इस तरीके से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनजी ऑल्सो। वैसे हम पहले निकाल चुके बड़े आसानी से, ये थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें लग रहा हो इसकी जरूरत क्या है, जरूरत तो नहीं है, लेकिन समझ में तो आना चाहिए ना कि एनएलएम पे कैसे लिखी जाएगी इक्वेशन। अगर कोई तुमसे बोले कि भाई पूरे पे लगा के बताओ, तो कंसेप्ट में तुम बोलते रहो हाँ एनजी इज इक्वल्स टू दोनों के इक्वल, नो इट इज नॉट। या फिर तुम मान लो कंफ्यूज हो जाओ कि अरे सर वहां पे तो आपने जो एनजी निकाला था इस सवाल में, निकल जा यार, कहां है भाई तू, सर यहां जो एनजी निकाला था वो तो देखो एन कॉस थीटा प्लस एमजी लिखा था, और यहां जो आप एनजी निकाल रहे हो, मान लो तुम सोचो, फिर तुम कुछ इस तरीके से सोचो और फिर तुमको लगे यार अगर पूरा सिस्टम ले लेता हूं तो एनजी प्लस एमजी के इक्वल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है तो वो इक्वल नहीं होगा। ये एनजी
इसके एडिशन से कम होगा क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है। तो ध्यान रखना इस तरीके से, तो जिस डायरेक्शन के फोर्स उसी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। आओ चलो एक और ये सवाल देख लेते हैं, ये अपने आप में एक अच्छा सवाल है। इसमें क्या अच्छा है वो समझाता हूं। इसमें एक रिजल्ट बड़ा अजीब सा प्यारा सा रिजल्ट आपको दिखेगा, तो इस सवाल को भी ले लेते हैं। ये सवाल वैसे मेरे को बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन मैंने लिया नहीं, तो मुझे लगा, मुझे दिखा, ध्यान आया, तो मेरे को लगा यार इसको ले लेते हैं, ये अच्छा सवाल है। यहां आपसे बोल रहा है कि इन द अरेंजमेंट शोन ऑल द फिगर सरफेस आर फ्रिक्शनलेस एंड m1 is 20 kg, m2 is 30 kg, एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 and m2 will be if f is equals to 180। ठीक है, वो f की वैल्यू हम देखते रहेंगे जो भी है। सबसे पहली बात है FBD बनाओ, तो क्या क्या कहां फोर्स लगेगा। तो इधर आपने फोर्स लगा दिया F, तो इस पूरे रस्सी में F फोर्स आ जाएगा, तो ये इधर भी लगेगा F। सिंपल सी बात है। इधर भी कितना लगेगा आपके पास, F लगेगा। एक मिनट, है ना, इधर कितना फोर्स लगेगा आपके पास, वो लगेगा F। क्लियर है। अब सबसे पहले M1 का अगर मैं FBD बना लेता हूं, तो M1 के ऊपर ले दे के बस एक ही फोर्स है F, और कोई फोर्स नहीं है इन एक्स डायरेक्शन। तुम बोलोगे सर देखो वाई डायरेक्शन में है, हाँ वाई डायरेक्शन में जरूर है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं है। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो बड़े आसानी से मैं लिख सकता हूं, इट इज m1a1 ओनली। मतलब ये आ जाएगा आपके पास 180 और m1 कितना है, वो है 20। तो आपका यहां से a1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हलवा था ये, तो कुछ नहीं था। अमेजिंग बात है m2 के साथ, देखो क्या है वो अमेजिंग बात। और यहां से एक कंसेप्ट भी सुनो कि कभी भी अगर आप ध्यान से सुनना, जो मैं कहने जा रहा हूं, कभी भी आप अगर ऐसे ब्लॉक का FBD बना रहे हो जिससे पुली भी कनेक्टेड है, M2 इसी से पुली कनेक्टेड है, तो पुली इस बार जिस चीज से कनेक्टेड है वो भी चल रहा है, शायद ऐसा लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन कहीं पर भी नहीं है। तो पुली अगर कनेक्टेड है तो सबसे बेटर अप्रोच ये होती है कि उस पुली को भी इस ब्लॉक का ही हिस्सा मान लो। मतलब ये कि जब आप FBD बना रहे हो उस ब्लॉक का, याद रखनी है ये बात, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई ब्लॉक अगर आपको दिख रहा है और उससे पुली कनेक्टेड है और आपको लग रहा है कि वो ब्लॉक मूव हो सकता है क्योंकि यहां फ्रिक्शन नहीं है, तो ये मूव हो सकता है, तो पुली को भी उसके साथ अटैच करके बनाओ, FBD में दिखाओ। तो अब मेरे पास ये और ये दोनों ही सिस्टम का पार्ट है। दोनों ही सिस्टम का पार्ट है। अब इसका FBD में बना रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। आपने ये फोर्स लगाया इधर, ये रस्सी भी सिस्टम का पार्ट हो गई, इतनी जो रस्सी मैंने वाइट वाइट बनाई ना, ये रस्सियां भी सिस्टम का पार्ट ही हो गई। तो अब जो भी फोर्स इन रस्सियों में लग रहा है वो तो इंटरनल हो गया क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट है। इस रस्सी, इस पॉइंट को इधर वाली रस्सी, जो बची हुई रस्सी थी इधर वाली रस्सी, वो भी खींचेगी कितने से, F से। भाई पुली को स्ट्रिंग का काम है खींचने का। अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आता तो तुम ऐसा ही देख लो यार, ये पुली तुमने बनाई तो इधर से F लगेगा, इधर से भी F लगेगा, इधर से भी F लगेगा, और ये तो F लगेगा ही लगेगा। लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब मैं बस ये कह रहा हूं कि ये दोनों F ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और इधर देखो, इधर देखो कितनी अजीब सी बात दिख रही है यार। इसका अगर तुम FBD बनाते हो तो यहां पर ये सारे फोर्सेस हो गए, लेकिन मुझे मतलब नहीं है। अच्छा, एक ऊपर से भी नॉर्मल आएगा, N1 ऊपर वाला भी तो नॉर्मल लगाएगा, यहां से कांटेक्ट, यहां से कांटेक्ट, और ये मुझे मतलब नहीं है वाई डायरेक्शन से, मुझे मतलब है एक्स डायरेक्शन से। एक्स डायरेक्शन में तुम्हें जो फोर्सेस दिखेंगे वो दिखेंगे ये और ये, सिर्फ यही दो फोर्स हैं जो एक्स डायरेक्शन में, और कोई है तो बता दो। और इस पे लगने वाले यही दो फोर्स है, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर दे रहे? बिल्कुल कर रहे। तो यहां पर इसका एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स ही 0 है। या मैं ऐसे लिख देता हूं, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू m2 इंटू a2x। तो ये आ जाएगा
प्लस एफ माइनस एफ इज इक्वल्स टू m2 इंटू a2। तो a2 आ जाएगा 0। कितनी अजीब बात है, देखो जरा इसको, देखो कि तुम इसको खींचते हो, ये चलता ही नहीं है, चलेगा ही नहीं है, अरे हिलेगा ही नहीं है, सिर्फ ये चलेगा। सवाल आसान है, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आ रहा है ये बड़ा अमेजिंग है, बड़ा अमेजिंग रिजल्ट है कि वो चलेगा ही नहीं, M2 हिलेगा तक नहीं, बल्कि लगता है ऐसे कि यार दोनों साथ चलेंगे। अब हो सकता है ये दोनों, इससे ये अलग एक्सेलरेशन चले, ये अलग से चले, लेकिन लगता है ऐसे दोनों साथ चलेंगे, लेकिन नहीं चलेंगे, फ्रिक्शन हर जगह खत्म है, यहां पर सिर्फ यही चलेगा M1, और कितने से, F बाय M1 एक्सेलरेशन से। ठीक है, आओ अब करते हैं पार्टी। पार्टी मतलब सर, अब पार्टी करते हैं, मतलब अब हमारी बारी है, अब हम पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, एनएलएम के इक्वेशन हम सीख चुके हैं, कैसे कैसे क्या क्या लगता है। अब हम करने वाले हैं पार्टी, मतलब ऐसे सवालों को जिसमें कई बार लोगों को पसीने आ जाते हैं या फिर वो बहुत सारी इक्वेशन बनाते फिरते हैं, ऐसे सवालों को कम से कम इक्वेशन में कैसे निपटाया जाए ये मैं सिखा रहा हूं। टाइम देख लिया जाए, ओके। तो ऐसे सवालों को कम से कम इक्वेशन में कैसे निपटाया जाए। सवाल क्या है सर, ये बताओ आप, एक ट्राइंगुलर ब्लॉक, उसके ऊपर एक ब्लॉक, ठीक है, यहां पर ये है फ्रिक्शनलेस सरफेस। बार बार देखता हूं यार माइक बंद ना हो गया, एक बार इसमें देख लेते ना, नहीं अभी बैटरी। तो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि भाई ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, अब यहां पे सवाल ये है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। कुल मिला के 2 वेरिएबल होंगे मेरे पास। मैं ये चाहूंगा कि यार 2 से ज्यादा इक्वेशन ना आए, तो मैं कोशिश मेरी हमेशा यही रहेगी, अभी से लेकर के आगे तक कम से कम इक्वेशन इज माय रियल, क्या बोलेंगे उसको, टारगेट। कम से कम इक्वेशन जो है उसमें सॉल्व हो क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम जो किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, सबसे पहले आप लगाएंगे वेज कंस्ट्रेंट, उसके बाद अगर कहीं स्ट्रिंग है तो लगाएंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। लिख दूं क्या, ये लिख दूं क्या सवालों को सॉल्व करने का तरीका। अब यार वैसे मेरे को चीजें रटाना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रख लो। सबसे पहला काम क्या करोगे आप, वेज कंस्ट्रेंट, उसके बाद आप क्या करोगे, स्ट्रिंग अगर कनेक्टेड है तो फिर आप लगाएंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, उसके बाद आप कोशिश करेंगे एनएलएम ऑन सिस्टम, देन यू विल मूव ऑन इंडिविजुअल ब्लॉक्स। इंडिविजुअल ब्लॉक्स पे एनएलएम आप तब लगाएंगे। इस तरीके से अगर आप अप्रोच रखोगे तो आपको कम से कम चीजें, कम से कम इक्वेशन में आंसर निकल जाएगा। कैसे, अब सुनो, अब आ गई है बारी। तो मैंने कहा यार इसमें तो तुम कोई तकलीफ करोगे नहीं कि ये वाला ब्लॉक, तो अगर इसकी डायरेक्शन तो मुझे पता ही है, ये इधर जाएगा और इसके रेस्पेक्ट में ये इधर जाएगा। तो इसने क्या देखा, बी देखा, तो इसने खुद का एक्सेलरेशन नहीं देखा, तो वो खुद का एक्सेलरेशन भी इसको निपटा देगा इधर। ये भाई ले, तू इधर से भी चलेगा ए से। ये जो लोग कंगारू वाले प्रवृत्ति के लोग हैं, जो मतलब जंप मार के सीधे यहां पे आ गए और वो मिस कर गए, तो भाई साहब कौन सी स्लाइड में, कहां गया वो, स्लाइड नंबर 9 में मैंने समझाई है ये बात कैसे आई है, तो वापस पीछे जाके देख लो, जो भी सीधे जंप करके आए हैं यहां पर, है ना, तो उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वहां जाके देख लो कैसे। अब यहां सुनना बात एकदम मजेदार, मैं कह रहा हूं यार पूरे सिस्टम के वेज कंस्ट्रेंट तुम बोलोगे सर वेज कंस्ट्रेंट तो लग गया भाई, ये तो समझाया था ना, वेज कंस्ट्रेंट लग गया, ये स्ट्रिंग है नहीं तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट तो लगाना नहीं, अब पूरा सिस्टम उठाना है। अब मैं लगाऊंगा थोड़ी सी चतुराई। मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहेगा कि ऐसी डायरेक्शन चूज की जाए जहां पे अननोन मुझे या तो ना मिले, और अगर मिल जाता है तो कम से कम अननोन होगा, कम से कम अननोन। सर क्या कहना चाह रहे हो, मैंने कहा यार देखो, अपने पास अगर पूरा सिस्टम उठा लोगे तो एफबीडी बनाओ एक बार। तुमने कहा लो सर बना दिया, ये आ गया एमजी, और सर जी देखो ये आ गया एमजी, और सर जी ये देखो ये आ गया नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड। सर ये दोनों, मैंने कहा यार ये दोनों तो इंटरनल है, इंटरनल है ना, हाँ इंटरनल है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पूरे सिस्टम में इनको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आप देखोगे मात्र 3 फोर्स है जो वर्टिकल डायरेक्शन में, और चौथा फोर्स कोई है ही नहीं यहां पर। तो ऐसी कोई डायरेक्शन ढूंढो जहां पे तुम्हें कोई फोर्स नहीं दिख रहा। तुम बोलोगे सर एक्स है वो, बस
यहीं पे आधी आधी जंग तो जीत ली तुमने, ये सोच लिया तुमने, जंग जीत ली। एक्स डायरेक्शन में मैं लगा रहा हूं एनएलएम ऑन सिस्टम, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू m1a1x प्लस m2a2x। एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो 0 इज इक्वल्स टू इसकी, चलो पहले इसकी बात करते हैं, कैपिटल एम। तो कैपिटल एम का एक्सेलरेशन उधर है, इसलिए माइनस ए, वो डायरेक्शन माइनस है, वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्मॉल एम का एक्सेलरेशन, सर दो एक्सेलरेशन है, क्या किया जाए? कुछ नहीं यार, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इस वाले एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स ले लेंगे, इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन से मतलब है, तो b का कंपोनेंट b cos थीटा और a तो इधर है ही, तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा b cos थीटा माइनस a, b cos थीटा माइनस a, 0 इज इक्वल्स टू a m माइनस का a प्लस स्मॉल m b cos थीटा माइनस a। तो यहां से ये जो चीज आ रही है इसको लिख लो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा m प्लस स्मॉल m a इज इक्वल्स टू m b cos थीटा। ये आई पहली इक्वेशन, पहली इक्वेशन। और लो साहब अब हम बात करेंगे दूसरी इक्वेशन। अब तुम बोलोगे सर बाय डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओगे, यार देखो लगाना है तुम लगा लो, लेकिन उससे मैं क्यों फालतू में एक और अननोन को इंट्रोड्यूस करूं? सर अगर नॉर्मल पूछा हो तो अलग बात है, तो देख लेंगे हम, लेकिन अभी एनजी पूछा है क्या? नहीं पूछा सर, एक्सेलरेशन पूछा, तो क्यों इसको इंट्रोड्यूस करूं मैं? छोड़ो इसको अभी। ठीक है सर, छोड़ दिया, छोड़ दिया सर, तो अब क्या करें? मैंने कहा यार अब मेरा अगला टारगेट होगा क्या, इंडिविजुअल ब्लॉक। और इंडिविजुअल ब्लॉक जो है तो स्लाइड कर रहा है उसी को लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि अभी अगर मैं देखूंगा तो mg जो है इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, mg cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg sin थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जो कि है नॉर्मल इन दोनों के बीच में। अब ये नॉर्मल एक्सटर्नल है सर, ग्राउंड वाला नॉर्मल वो इस पे थोड़ी ना लग रहा है भाई। तो एक्सेलरेशन इसका इधर था b और इधर था a। अब देखो बात यही है कि तुम लिखना सीखो। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे ऐसी डायरेक्शन के अलोंग लिखना है जहां पे और अननोन इंट्रोड्यूस ना हो। अब ये नॉर्मल जो है ना एक अननोन है। अब जिसको जिसको लगता है n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, वो एकदम गलत है। क्यों? वो मैं आगे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो मैं यही क्लियर कर देता हूं भाई। n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा आप तब कह सकते हो जब इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम हो। क्या इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है? क्या तुम बोलोगे लग तो रहा है, नहीं है मेरे भाई। इस वाले ब्लॉक का एक एक्सेलरेशन आ रहा है इधर, तो देखो इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है इस तरफ, इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है इस तरफ, तो ये n जो है ना वो अपना mg cos थीटा के इक्वल नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो mg cos थीटा n से ज्यादा होगा, ये n कम होगा। सुनो अब बात, इस डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइंड, अलोंग द इंक्लाइंड मैंने ये डायरेक्शन चूज की। क्यों? क्योंकि ये जो अननोन था इसका कोई भी कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा, तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को मैंने चूज किया और उससे फायदा मुझे मिला। मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स दिखता है जो कि है mg sin थीटा। इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव बोल देता हूं, तो फोर्स हो गया मेरा mg sin थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना बोलेंगे हम? b इस डायरेक्शन में है तो प्लस, और ये एंगल अपने पास है थीटा, तो ये आ जाएगा a cos थीटा। इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो ये आएगा b और ये आएगा a cos थीटा इस डायरेक्शन में, तो प्लस b और माइनस a cos थीटा, प्लस b और माइनस का a cos थीटा। बस दो इक्वेशन, निपट गया पूरी चीज। सर बट टाइम बड़ा लग गया। अरे टाइम तो तुम्हें समझाने में लग गया, तुम एक बार समझ गए तो इक्वेशन, दो इक्वेशन में सवाल निपट चुका है, दो इक्वेशन में। हाँ अब आप बोलते हो कि सर हमें तो ये एन भी निकालना है। अच्छा, ए और बी की वैल्यू निकल, सॉल्व जरूर करना पड़ेगा, तुम्हें सॉल्व जरूर करना पड़ेगा। ए और बी की जब वैल्यू निकलती है तो ये ध्यान रखना, इसका जो एक्सेलरेशन है वो वेक्टर एडिशन ऑफ ए प्लस बी आएगा। मतलब मैग्नीट्यूड जो लिखोगे वो क्या लिखोगे? वो लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
एंगल कितना है पाई माइनस थीटा, तो कॉस पाई माइनस थीटा। समझ रहे हो बात को, ये ध्यान रखना मेरे भाई। क्लियर? तो इस तरीके से चीजें होंगी, ऐसे नहीं कि इसका ए और बी निकाल के खुश हो गए, वो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा कर लेना कि बी का एक्स कंपोनेंट लिखना, वाई कंपोनेंट लिखना, तो इसका एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा बी कॉस थीटा माइनस ए, बी कॉस थीटा माइनस ए आई कैप, और माइनस का बी साइन थीटा जे कैप, इस तरीके से निकल जाएगा। अब अगर यहां पर तुम्हें कोई कहता है कि पूरे सिस्टम पे वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखना, जरा क्या होगी, तो वाई डायरेक्शन में यहां आप देखोगे कि अब भी एनजी को आप एमजी प्लस एमजी नहीं बोल सकते। मैं बता देता हूं यार, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लोग अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं। सवाल अपना हो गया है कंप्लीट? अच्छा, फिर भी कोई बोले सर लेकिन मुझे है ना, चलो ए और वो निकाल लिया, अब मुझे है ना ये एन निकालना था। एन निकालने के लिए सबसे बेस्ट ये है, ये ग्रीन वाला ब्लॉक। क्यों? ग्रीन पे नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट आएगा जो एम ए के इक्वल आएगा। एनजी निकालने के लिए भी ग्रीन वाला ब्लॉक इज बेस्ट, इक्विलिब्रियम में ग्रीन वाला ब्लॉक। लेकिन अगर कोई वो आप कर लोगे, इतना मुझे विश्वास है आप पे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरी इक्वेशन, जिसमें अगर कोई आपसे पूछे तो शायद आप गलत कर दोगे। हालांकि उस इक्वेशन का जो अभी मैं बताने वाला हूं उसका कोई लेना देना इतना है नहीं खास। बेटर अप्रोच तो ये रहेगी, आपने ये दो इक्वेशन लगाई, इसका अब एफबीडी बनाओ और एन और एनजी निकाल लो। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं भाई तू तो जो है हमें ऐसे ही बता, कैसे पूरा सिस्टम जो है ना, पूरा सिस्टम उस पे इक्वेशन लगा के बता, और बता कि अब कैसे कैसे क्या क्या लग रहा होगा। तो तुम बोलोगे देखो सर ऊपर लग रहा है एनजी, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। नीचे लग रहा है कितना, कैपिटल एमजी और स्मॉल एमजी, मैंने कहा बिल्कुल साहब एकदम सही बात। तुम बोलोगे सर इसका एक्सेलरेशन इधर है ए, इसका इधर ए भी है और इधर बी भी है। तो ये बात को समझो, यहां जब वाई डायरेक्शन में आप इक्वेशन लिखोगे तो नेट फोर्स ये दोनों और ये मतलब तीनों ये नेट फोर्स है। तो मैं लिखूंगा नीचे वाली डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तो मैं कुछ ये लिखूंगा, और अब सुनना, ये तो एक्सेलरेट हो ही नहीं रहा है वाई डायरेक्शन में, ये हो रहा है। कितने से एक्सेलरेट हो रहा है मैं लिख देता हूं फिर भी, कैपिटल एम 0, स्मॉल एम कितने से एक्सेलरेट हो रहा है, बी साइन थीटा से, तो माइनस का बी साइन थीटा, इस तरीके से। तो एन जी जो है वो इसके इक्वल नहीं आएगा। एक और बात समझाता हूं जो थोड़ा सा अलग इक्वेशन है, ऑब्वियसली मैं भी प्रेफर नहीं करूंगा तुम ये इक्वेशन यूज करो, लेकिन उस डायरेक्शन में इक्वेशन लगानी आनी चाहिए, इसलिए मैं समझा रहा हूं बस। क्या, अगर आप इस वाले ब्लॉक की बात करते हो और आप कह देते हो कि ये डायरेक्शन में नॉर्मल आ रहा है एन, और ये था अपने पास एम जी कॉस थीटा, और ये था आपके पास एम जी साइन थीटा, और यहां से ये जो था आपका एक्सेलरेशन ए और ये बी। अब कोई अगर ऐसा कह देता है कि n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एकदम गलत है। एक्चुअल इक्वेशन क्या होगी, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इक्वेशन लग रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव बोलता हूं तो एम जी कॉस थीटा आ गया पॉजिटिव, दो फोर्स लग रहे हैं, एक ये एक ये उसके अपोजिट है इसलिए नेगेटिव, इज इक्वल्स टू मास इनटू इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। तो ए का ये वाला कंपोनेंट कॉस और ए का ये वाला कंपोनेंट साइन, तो ए साइन थीटा, बी का ये वाला कंपोनेंट 0 क्योंकि 90 डिग्री है ये, तो ये इक्वेशन आएगी आपके पास। तो ये गड़बड़ मत करना कभी ऐसे इक्वेशन तुम डायरेक्ट लिख दो, अच्छा एन तो एम जी कॉस, नहीं कम होगा उस। एन निकालने का बेस्ट तरीका वो मैंने बता दिया, ये नहीं है। अब तो खैर ये इक्वेशन आ गई तो ये, लेकिन ज्यादा आसानी से दिखता है कि इसके ऊपर वो एन का जो कंपोनेंट है, मतलब एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल एम ए, एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल एम ए। टाइम 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 कितना, 1:18, चलो 1:19 हो चुका है। तो आगे बढ़ा जाए और बात करी जाए इस सवाल की। लोग इस सवाल में होते हैं हैरान परेशान, और कई बार तो कई टीचर भी जो है सोचते रहते हैं कि क्या किया जाए। टीचर मतलब ऐसा नहीं कि मैं उन टीचर्स की बात कर रहा हूँ जो अच्छे से पढ़ाते हैं, है ना, मैं जनरली जो नए नए आए होते हैं, चलो यार फालतू क्या बात करनी अपने को, अच्छा सवाल है बस ये ध्यान रखो तुम, है ना, फालतू में क्यों नाटक करे जाए।
अच्छा सवाल है, देखो तो 3 ब्लॉक है m 2m 3m, तीनों को छोड़ दिया ऐसे तो ये स्लिप करेंगे और पता नहीं कैसे कैसे चीजें मूव होंगी। आपको ये बताना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स। अब सॉल्व करने वाला इसमें 5-6 इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकता है, कर देगा वो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कम से कम इक्वेशन में आंसर तक पहुंचा जाए। कम से कम इक्वेशन सॉल्व करना इज नॉट अ मेन थिंग, वो बड़ी बात नहीं है बड़ी बात है कम से कम इक्वेशन में इसको सॉल्व करना। तो सीखो क्या होगा यहां पर। सबसे पहला काम वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट तुम बोलोगे सर लगा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट तो स्ट्रिंग है ही नहीं तो क्या लगाएंगे, तो वेज कंस्ट्रेंट लगाते हैं। तो वेज कंस्ट्रेंट में ये होगा कि जो जिस डायरेक्शन सॉरी जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो डायरेक्शन पहले हम बना देते हैं। तो मुझे ये एकदम एग्जैक्टली पता है क्या कि ये वाला जो ट्राइंगुलर ब्लॉक है ये तो इधर जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और ऊपर वाला जो ब्लॉक है इसका मोशन वर्टिकल ही हो सकता है। थोड़ा सा आराम से सोच के देखो, इसके ऊपर फोर्सेस सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स ही नहीं है इसमें। तो इसके ऊपर फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इसका मोशन सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही हो सकता है नीचे की तरफ, उसको मैंने कह दिया सी। और इस ग्रीन वाले के लिए थोड़ा सा हमारे लिए संकट है, तो ग्रीन वाले को तुम जैसा देखना चाहते हो वैसे देख लो, या तो सी के रेस्पेक्ट में देखो फिर सी का एक्सेलरेशन भी ऐड करवा दो, या ए के रेस्पेक्ट में देख लो। ए के रेस्पेक्ट में देख लेते, तो हमने कहा यार मतलब सॉरी इस 3m के रेस्पेक्ट में देख लेते। 3m क्या कह रहा है, 3m कह रहा है कि मेरे रेस्पेक्ट में ये नीचे जा रहा है कुछ b से, लेकिन मेरा एक्सेलरेशन भी इसको दे देना क्योंकि मैंने जो ये b देखा है ना ये रिलेटिव है। 3m कह रहा है कि मेरे रेस्पेक्ट में b से जा रहा है, लेकिन तुम्हें अगर विद रेस्पेक्ट टू अर्थ चाहिए तो मेरा एक्सेलरेशन भी इसमें ऐड करवा देना। तो इसके पास है a, इसके पास है ba और इसके पास है c। ये हुए अपने पास 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए, तो 3 में ही निपटाऊंगा इसको मैं कोशिश करूंगा कि 3 में ही निपटे, 3 से 1 इक्वेशन ज्यादा ना आए। इन दोनों के बीच में तो वेज कंस्ट्रेंट लग चुका है क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में मैंने ये एक्सेलरेशन लिखे हैं। बात करते हैं ये सफेद और हरे की, तो सफेद और हरे के बीच में वेज कंस्ट्रेंट लगाते हैं। तो सबसे पहला काम वेज कंस्ट्रेंट इन दोनों के बीच में लग गया। अब इन दोनों के बीच में लगाते हैं, तो ये दोनों, ये रहा सफेद और ये रहा अपना हरा, ठीक है। तो अब समझो कि इसका एक्सेलरेशन तो इधर ही है, वो है c। तो मुझे इन दोनों की कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए, तो वो तो c है ही। और इस b वाले ब्लॉक का या इस हरे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन मुझे चाहिए किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है ए का भी कंपोनेंट निकालना पड़ेगा इस डायरेक्शन में और बी का भी कंपोनेंट निकालना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। ए क्योंकि ये एंगल 90 है तो उसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। बी के लिए ये थीटा है तो ये कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा, तो बी का जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा बी साइन थीटा। तो ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन, C इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा। ये मामला हुआ यहीं पे शांत, पहली इक्वेशन। अब किसकी बारी है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, रस्सियां तो है नहीं, तो फिर चलो आगे। पूरा सिस्टम को उठाया, पूरे सिस्टम को अगर मैंने उठाया और फिर मैंने पूछा कि भाई बताओ पूरे सिस्टम पे ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जिसमें फोर्स है ही नहीं, एक्स डायरेक्शन। तो मैं लिखूंगा नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है, 0, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, तो यहां से स्टार्ट होते हैं स्मॉल एम से। स्मॉल एम का मास, उसका एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जो कि है 0 क्योंकि वो तो वर्टिकली नीचे जा रहा है। फिर 2m का मास और इसका एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में, तो b cos थीटा माइनस ए, b cos थीटा माइनस ए। और 3m का मास और इसका एक्सेलरेशन जो कि है माइनस ए। ये लो साहब, ये आ गई आपके पास दूसरी इक्वेशन। कितनी आ गई है, 2m 3m 5m।
तो 5ma इज इक्वल्स टू 2mb cos थीटा, m से m कट जाएगा, तो 5a इज इक्वल्स टू 2b cos थीटा। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अभी तक एक और चौथा वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं किया है मैंने और करूंगा भी नहीं। अब सर पूरा सिस्टम तो ले लिया, अब इंडिविजुअल ब्लॉक्स की बारी है, लेकिन इस बार 3 ब्लॉक्स थे ना, तो पूरे सिस्टम में 3 लोग हैं, फिर और मिनिमम पेयर कितने का बन सकता है? 2 का। तो मैं कोई 2 लूंगा ऐसे जो मुझे थोड़ा सा बचाए, अननोन लेने से मुझे बचाए। तो अगर तुम सोचते हो कि मैं लाल और हरे को एक साथ ले लूं, तो दिक्कत यह है कि वो बात एक तरीके से आपने कर ली। सर कैसे कर ली? क्योंकि इस व्हाइट वाले ब्लॉक का एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं, तो लाल और हरे को लेकर के तुम एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओगे, यही इक्वेशन मिलेगी। तो फिर हरे और सफेद को ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सोच सकते हो। तो आइए लेके देखते हैं, हरे और सफेद को हम लेके देखते हैं। तो हमको क्या कहा गया है इधर? ये अपना वो हरा ब्लॉक और ये वो हो गया ऊपर वाला सफेद वाला। ये m था आई थिंक और ये 2m था, है ना? हाँ। अब देखो, अब मैं इन दोनों को साथ लेके चल रहा हूं और ऐसी डायरेक्शन में इक्वेशन लगाऊंगा जहां पे अननोन कम से कम आए। तो इस पूरे सिस्टम के लिए मेरे लिए जो बेस्ट डायरेक्शन है वो है अलोंग द प्लेन। क्यों? क्योंकि इस पूरे सिस्टम पे प्लेन से जो नॉर्मल है वो एक्सटर्नल है, mg एक्सटर्नल है। तो mg तो अपने को कोई टेंशन नहीं देंगे, टेंशन देने वाले जो है वो है ये नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल। तो मैं इसके परपेंडिकुलर, नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन लूंगा, और तो मुझे पता लगा कि भाई इधर अपने पास एक कंपोनेंट तो आएगा ये वाला, जो कि आ जाएगा दोनों का ही कितना 3mg साइन थीटा, ये आ जाएगा अपने पास 3mg cos थीटा। अब एक्सेलरेशन लिखना सीखो। इसका एक्सेलरेशन नीचे है a, नीचे की डायरेक्शन में a, इसका एक्सेलरेशन इधर b और सॉरी c था ना भाई उसका एक्सेलरेशन, मैं पीछे भी गड़बड़ नहीं कर दी है ना? c है। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि इसको थोड़ा सा अलग बना देता हूं जिससे कि थोड़ा सा साफ और दिख पाए कि ये जो अपना हरा वाला जो ब्लॉक था, है ना, तो इसके एक्सेलरेशन की जब मैं बात करूंगा तो देखो, इसका व्हाइट वाले का एक्सेलरेशन है नीचे, इसका एक्सेलरेशन है इधर, अरे यार ये सी है, सी, और इधर भी। तो अब मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा यहां से इस डायरेक्शन में द ओनली फोर्स एक्टिंग इज 3mg साइन थीटा, और वो किसके इक्वल आएगा? इसका मास और इसका ये डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन। तो इसका नेट एक्सेलरेशन c है, तो c का जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में वो आएगा c साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो c cos c साइन प्लस 2m इस डायरेक्शन में, तो b तो इधर ही है तो प्लस आ गया, और a का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो आएगा माइनस का a cos थीटा। निपट गया क्वेश्चन इन ओनली 3 इक्वेशंस, उससे ज्यादा एक नहीं। तो इस डायरेक्शन में मैंने क्या किया? तो इसे कहते हैं थोड़ी सी चतुराई लगाना, कि अननोन को नहीं आने देना। अब कई बार कोशिश करोगे तो भी अननोन आएगा ही आएगा, तो अब आ रहा है तो फिर ले आना यार, क्या दिक्कत है? अब कुछ कर नहीं सकते उस केस में, ठीक है? कुछ कर नहीं सकते। तो एक हम लास्ट सवाल करेंगे और एक तुमको दूंगा ये होमवर्क मान लो, या इसको एक तरीके से चैलेंज मान लो, चैलेंजर टाइप का प्रॉब्लम की जो आपके लॉजिकल स्किल्स को चैलेंज कर रहा है। मतलब मैं तुम्हें चैलेंज नहीं दे रहा हूं, ये सवाल तुम्हारी एबिलिटी को एक तरीके से थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा तुम्हारे लिए, जो चैलेंजिंग सवाल, ये सवाल थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे इसको, होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें ये। अभी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, लास्ट सवाल है आज का और सेशन भी अपना समाप्त होने वाला है, तो जैसा कि है 1.5 घंटे में अपना ये निपटारा होने वाला है। अब ध्यान से सुन लेना जो मैं कह रहा हूं। ये भी सवाल आपको कई बार कई जगह देखने को मिल जाएगा, इसमें कुछ ऐसा बहुत कुछ नया नहीं है। बस मैंने क्योंकि आपको स्ट्रिंग वाला केस नहीं समझाया,
कि स्ट्रिंग जब आ जाएगी तो क्या होगा, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं यहां पर कि इधर से ये रस्सी ऐसे जा रही है, ये पुली है, और ये रस्सी इधर से ऐसा बंधी हुई है। अब थोड़ा सा चेंज यहां ये आ गया है कि वो सवाल में तुम बोलोगे सर इससे पहले भी तो ये सवाल किया था लेकिन वहां रस्सी नहीं थी, तो अब रस्सी का आ जाना यहां पे थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर सकता है, तो वो दिक्कत के लिए हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा देंगे। तो कहानी अब भी यही कहेगी आपको, क्या देखो ये पुली है ना, ये पुली है, तो कहानी ये कहेगी कि ये नीचे जाना चाहता है और ये इधर आना चाहता है। तो सिमिलैरिटीज तो अभी भी वही वाली है कि इसका एक्सेलरेशन, इसको मैं चलो कितना बोल दूं, इसको मैं m बोल देता हूं, इसको मैं 2m बोल देता हूं। इसका एक्सेलरेशन मेरे पास a, इसके रेस्पेक्ट में ये नीचे जा रहा होगा b से, और इधर जा रहा होगा a से। ये कहानी हो गई। अब जो बात है वो है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की। स्ट्रिंग, ये बैच कंस्ट्रेंट लग गया, अब है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, तो L1 L2 वाला मेथड लगा दो या फिर टेंशन वाला मेथड लगा दो, तुम्हारी मर्जी है भाई। लेकिन इस बार ध्यान रखना क्या क्या मूव कर रहा है इस स्ट्रिंग में। ये मूव नहीं कर रहा, पुली मूव कर रही है भाई साहब। पुली किधर मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। पुली भी मूव कर रही है, ब्लॉक भी मूव कर रहा है हाँ। और यहां पर ये एंगल आपको दिया गया है थीटा। तो अगर आप टेंशन वाले मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो यहां ये रिलेशन निकालना, देखना टेंशन वाले मेथड से कैसे करूंगा मैं। टेंशन वाले मेथड से मैं बोलूंगा इस पे जो टोटल टेंशन लग रही है, तो इस पे एक टेंशन इधर से लग रही है टी, एक इधर से लग रही है टी, तो दोनों का तुम्हें लिखना पड़ेगा। सर अभी तक तो ऐसा करते, तो पुली पे भाई वो दोनों टेंशन आती थी तो टूटी करके लिखता था, लेकिन इस बार एंगल अलग अलग है। तो पुली के ऊपर ये टी ए डायरेक्ट लिख दूं क्या, वो V से करूंगा तो वो A भी आ ही जाएगा। वैसे कंसेप्चुअली रॉन्ग हो जाएगा ये कि क्योंकि वो वेलोसिटी का होना चाहिए प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो यहां से मैं क्या बोल रहा हूं कि टी ए, ये टी और ये ए एक ही डायरेक्शन में है, और ये टी और इस ए में कितना एंगल आ रहा है भाई साहब, ये टी देखो, ये ए और ये वाले टी, इसमें कितना एंगल आ रहा है, ये एंगल है थीटा, तो पाई प्लस थीटा, तो टी ए कॉस पाई प्लस थीटा। या तुम ऐसा बोल सकते हो टी का एक कंपोनेंट आएगा इधर कॉस थीटा, तो टी कॉस थीटा और ए नेगेटिव है तो माइनस का टी ए कॉस थीटा आ जाएगा। और इसके ऊपर जब आप देखोगे तो टी आ रहा है। अब दोनों एक्सेलरेशन लेने पड़ेंगे आपको, बात समझना इधर, दोनों एक्सेलरेशन मतलब आपको यहां पर ये थीटा भी लेना पड़ेगा, ये थीटा है तो ये थीटा, तो टी डॉट देखो टी का इस ए के साथ डॉट प्रोडक्ट तो आ जाएगा टी ए कॉस थीटा, और टी का इस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट जो कि आ जाएगा माइनस का टी बी इज इक्वल्स टू 0। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। इस पे दो टेंशन लगी टी और टी, इस पे भी लगी टेंशन टी, तो टी इधर ए और ये बी आ रहा है, तो टी का इस ए के साथ डॉट प्रोडक्ट टी ए कॉस थीटा माइनस टी बी। तो तुम देखोगे यहां से कि ये जो चीज आ रही है ये तो आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा, ये आ जाएगा अपने पास कितना, इतना, और ये आ जाएगा इतना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो है कैंसिल हो जाएगा, और यहां से फिर टी टी भी कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू बी। ये अपने पास स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से रिलेशन आ गया। ठीक है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से रिलेशन आ गया। इसमें थोड़ा सा और तुम्हें मैं एक चीज बताऊं, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि आप L1 L2 से देख रहे हो तो आपको क्या, आप क्या बोलोगे, L1 L2 से आप ये कहोगे कि L1 को कम करने का काम कर रहा है। देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा L1 डबल डैश L2 डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। तो L1 को कम करने का काम कर रहा है ये A, तो ये आ गया माइनस ए। L2 को देखेंगे तो L2 पुली से कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है, तो ये दोनों A, एक तो इसका A और इसका A, इसका कंपोनेंट इसको कम कर रहा है तो इसका कंपोनेंट इसको बढ़ा रहा है। समझ में आती है क्या बात, ध्यान से सुन लो, बना देता हूं मैं इधर। देखो ये पुली और ये ब्लॉक, समझने में हो सकता है तुम्हें तकलीफ हो, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर आगे कंफ्यूज नहीं होगे। इस पुली का एक एक्सेलरेशन है A इस तरफ, और इस ब्लॉक का भी एक एक्सेलरेशन है A इस तरफ। तो मेरे भाई बस मैं इतना सा समझाना चाह रहा हूं
कि इस ए का ये कंपोनेंट इस लेंथ को बढ़ाना चाहता है और ये कंपोनेंट कम करना चाहता है, तो एक कम कर रहा है एक बढ़ा रहा है, तो कट जाएगा, जैसे यहां से यहां कटा वो ए कॉस थीटा। तो L2 डैश जब आप लिखेंगे तो ये ए कॉस थीटा और ये ए कॉस थीटा ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि ये वाला लेंथ को बढ़ाना चाह रहा है, ये कम करना चाह रहा है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ प्लस बी आ जाएगा। तो माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो यहां से भी आपको क्या मिला, ए इज इक्वल टू बी। और ये एंगल वाले केसेस में आप यहां पर जो है इस तरीके से चीजों को देख सकते हैं, बड़े आसानी से ये ए और बी रिजल्ट आ गया आपके पास। अब क्या बचा है, तो ये लग गया वेज कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट लगा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी लगा, और अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं इक्वेशंस की। इक्वेशंस को कैसे देखना है वो सुनो। तो तुम बोलोगे सर आपने बताया था स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाने के बाद पूरा सिस्टम, हाँ बिल्कुल पूरा सिस्टम, तो ये पूरा सिस्टम उठा लिया, लेकिन ये टेंशन तो दिखेगा ही दिखेगा। तो इस बार इस पूरे सिस्टम को जब आप देखोगे तो ना चाहते हुए भी आपको, आप चाहते हो कि अननोन फोर्सेस ना आए, लेकिन आएंगे भाई साहब, आप चाहते हो अननोन फोर्सेस ना आए, लेकिन वो तो आएंगे इस केस में, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंशन। तो कोई बात नहीं यार, मैं टेंशन ले लेता हूं, क्यों, क्योंकि टेंशन अननोन फिर लो तो ऐसा लो कि जो दूसरे ब्लॉक पे भी लग रहा हो, टेंशन पूरे सिस्टम पे भी लग रहा है और इस ब्लॉक पे भी लग रहा है। तो मैंने एक्स डायरेक्शन की बात कर दी, अब सुनना कहानी। इसका ये एक्सेलरेशन ए था, इधर ये ए और ये अपने पास बी, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में द ओनली फोर्स इज व्हाट, इट इज टेंशन। तो इसको मैंने पॉजिटिव लिया, तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, तो ए माइनस बी कॉस थीटा। अब मैंने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, तो ए पॉजिटिव है और बी कॉस थीटा नेगेटिव है। तुम बोलोगे सर ये पॉजिटिव लेता तो फिर टेंशन नेगेटिव आ जाता, बी कॉस थीटा पॉजिटिव आता और ए नेगेटिव आता। और ये तो बात हुई एम की, एम का इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, और अब मैं बात कर रहा हूं क्या, 2m, तो 2m का इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जो कि कितना आ रहा है, प्लस ए। तो एक इक्वेशन तो अपने पास a इक्वल्स टू बी थी। तुम बोलोगे सर जब वो a इक्वल्स टू बी है ही, तो a b करके क्यों फालतू में एक वेरिएबल बढ़ा रहे हो, सीधे लिख दो ना इसको कि t इज इक्वल्स टू m, a इधर से कॉमन ही निकाल लो m, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2। समझे क्या बात, b को भी a ही डाल दिया, तो m a कॉमन निकाल लिया, तो 1 माइनस कॉस थीटा और ये 2, m a तो कॉमन निकाल लिया, तो ये इक्वेशन आ गई मेरी। और अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बात करने जा रहा हूं इंडिविजुअल ब्लॉक की। सिस्टम पे बात हो गई सर। अब मैं बात करने जा रहा हूं इंडिविजुअल ब्लॉक की। तो इंडिविजुअल ब्लॉक जो है वो हम कैसा लेंगे, अब ये चीज है ना, इसको अप्रिशिएट करने के लिए कई लोग तो यहीं पे हथियार डाल देंगे, बोले हो गया काम, हमसे तो हो गया भाई एनएलएम, है ना, मतलब घबरा जाएंगे कि सर आप तो है ना हमें है ना वो इजी पढ़ाओ जिसमें है ना समझ में आता है, वो तो पढ़ाओ ही मत जो आईआईटी में पूछा जाता है ना, आप तो हमें वो पढ़ाओ कि इजी जिसमें समझ में आए, और फिर बस 2 साल बाद तो हम आपको भूल चुके होंगे कि अच्छा पता नहीं किसने पढ़ाया, कौन ने क्या पढ़ाया, तो हमको लगेगा हाँ यार हमने ही पढ़ाई नहीं की होगी, है ना। तो क्योंकि आईआईटी का पेपर जो होता है ना, जो चीज आपको आती नहीं है उसको देख के ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा पढ़ लेता तो आ जाती, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने के लिए पता भी तो होना चाहिए था, तो ऐसे सवाल करने पड़ेंगे। तो सुनो अब यहाँ पर, अब मैं इंडिविजुअल ब्लॉक ले रहा हूं, तो इसके ऊपर आप जानते हो कि क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो इधर लगेगा एम जी कॉस थीटा, इधर लगेगा आपका एम जी साइन थीटा, इधर लगेगा आपका ये नॉर्मल, और यहां से आपको मिलेगा टेंशन। तो अब आप ना चाहते हुए भी अननोन तो आपको लेने ही पड़ेंगे, तो मैं नॉर्मल को इग्नोर मारूंगा, टेंशन को मैं बोलूंगा कि भाई साहब आपका स्वागत है, क्योंकि टेंशन की इक्वेशन ऑलरेडी है। तो मैं अलोंग द इंक्लाइंड ही इक्वेशन लिखूंगा, और अलोंग द इंक्लाइंड जब मैं इन इक्वेशन लिखूंगा तो यहां पर ये डायरेक्शन में हम जानते हैं इसका एक्सेलरेशन कितना था b और इसका था a, तो मैं लिखूंगा mg sin थीटा, ओनली 2 फोर्सेस आर एक्टिंग, दैट इज mg sin थीटा और t, तो इसको पॉजिटिव लिया तो t आ गया नेगेटिव, इज इक्वल्स टू मास
इनटू इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, इसके पास दो एक्सेलरेशन है, तो एक b और एक माइनस का a cos थीटा, तो b माइनस का a cos थीटा। बोलने को तीन इक्वेशन लेकिन है दो ही, क्योंकि ये ना ये b की जगह आप a डाल सकते हो, तो दो इक्वेशन सॉल्व करनी, क्योंकि a तो b के इक्वल था। चलो लिख देते हैं, तो एम जी साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए वन माइनस साइन थीटा। अब तुम बोलोगे सर सॉल्व करेंगे इनको, अरे मैं कह रहा हूँ क्यों कर रहे हो सॉल्व, यार छोड़ दो ना, आगे बढ़ो तुम तो लेकिन एक दो सवाल तो कर ही लेना कम से कम, है ना। इसको मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि यार यहाँ पे थीटा वीटा की वैल्यू नहीं दे रखी, फालतू में क्या ही मतलब है, थीटा की वैल्यू दे रखी होती तो सॉल्व होके भी अच्छा खासा रिजल्ट निकलता, सॉल्व करने से भी मतलब था। अब थोड़ा कोई मतलब वो थोड़ी ना हो, क्लर्क थोड़ी ना हो कि जो है मजदूरी वाला काम करोगे, है ना, तो कर लेना टाइम मिले तो। और सुनो, अभी अभी अपना, अरे यार कोई नहीं, चलो मैं एक बात बोलने वाला था लेकिन मैं ये भूल गया कि भाई साहब मतलब मैं बात बताऊं क्या बोलने वाला था, बता ही देता हूँ, नहीं तो हमारे मन में वो चलती रहेगी बात। एक्चुअली क्या होता है ना कि 2 दिन पहले रिकॉर्डिंग देते हैं, अब आज तुमको मिल रही है, मतलब आज मंडे होगा, लेकिन ये रिकॉर्डिंग जो मैं कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ आज है फ्राइडे, फ्राइडे को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि अभी क्रिसमस आ गया, तो मैं तुमको बोलने वाला था कि क्रिसमस आ रहा है तो ये 2 दिन में जो बैकलॉग तुम्हारे हैं उनको कंप्लीट कर लेना। इनके दिमाग में आया भाई ये लेक्चर तो मंडे को जाएगा, तब तक तो क्रिसमस निकल चुका होगा। खैर कोई बात नहीं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आज के पिन तो क्या मैं मैसेज डाल दूंगा जिससे कि तुमको याद रहे, है ना, कोई ध्यान दे दे तो अब ये सवाल तुम्हारा है होमवर्क, इसको कर लेना। अब आ जाते एक लास्ट कंसेप्ट पे, जाते जाते कंसेप्ट है तुम्हारी मर्जी है तो अटेंड करो, नहीं मर्जी तो मत अटेंड करो, ठीक है। तो कंसेप्ट, ये क्या हुआ यार, अच्छा अच्छा दो दो थैंक यू स्लाइड से वही मैं देखा यार, ये गड़बड़ क्या हो गई, ये गड़बड़ घोटाला कैसे हो गया। हाँ, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, एचसी वर्मा की जो सवाल में हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम है ना, उसकी भी बात कर लेते हैं। सर ये तो कई लोग बहुत पहले ही बता देते हैं, आप अभी क्यों बता रहे हो, मैंने कहा यार उस टाइम पे फिर तुम कंफ्यूज हो गए, तो अभी देख लेते हैं। चलो हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम क्या कहती है कि भाई साहब जैसे अपने पास जो है मान लो ये घोड़ा है ना, घोड़ा अपने से बनेगा नहीं, वो जैसा भी घोड़ा है, ठीक है, कितना घटिया घोड़ा होना है भाई, ठीक है, तो कुछ भी बना दो फिर तो, ठीक है ना। तो अपने पास ये घोड़ा है, गधा है, जो भी बोलो, ठीक है, और यहां पर इस घोड़े की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर ये क्या कर रहा है, ये घोड़ा जो है वो खींच रहा है एक बग्गी को, ठीक है, तो बग्गी तो अच्छी बना सकते हैं यार हम, मतलब वो तो फिर भी मेरे हिसाब से बन जाएगी, ठीक, ठीक है। तो ये इसको खींच रहा है, अब सवाल ये पूछा जाता है कि देखो साहब घोड़े ने इसको खींचा, ठीक है, ये इसने इसको खींचा, इधर से टेंशन लगेगी, इस बग्गी ने इसको खींचा, इधर से टेंशन लगेगी, तो ये आगे क्यों बढ़ेगा, ये तो कैंसिल हो जाने देते फोर्स, इधर टी लग रहा है इधर टी लग रहा है, दोनों कैंसिल हो गए, हाँ हो गए, बिल्कुल सही बात है, हो गए, किसने मना किया, तो सर आगे क्यों जा रहे हैं, आगे किसने बोला कि तुम्हें आगे इस पूरे सिस्टम को, पूरे सिस्टम की बात करोगे तो आगे टेंशन नहीं ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है, फ्रिक्शन ले जा रहा है, पूरे सिस्टम को आगे फ्रिक्शन ले जा रहा है, कैसे। अब सोचना थोड़ी सी बात सोचना, मैं यहां पर ये कहता हूं कि अगर यहां ये सरफेस फ्रिक्शन लेस होती, जरा अज्यूम करो, तो घोड़ा जो है ना एक ही जगह पर बस उसके पैर चलते रहते या स्लिप होके गिर जाता, फ्रिक्शन की वजह से ही उसको एक आगे धक्का मिलेगा जिसकी वजह से वो आगे जा पाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको ये बात समझनी, पहली जो चीज आपसे पूछी जाती है कि वो एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर रहे, मेरे भाई अगर आप सिर्फ और सिर्फ घोड़े की बात करोगे तो घोड़े के ऊपर टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसा नहीं कि घोड़े के ऊपर इस डायरेक्शन में भी लग गया, और इस बग्गी के ऊपर जो टेंशन है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अगर आप इस बग्गी का एफपीडी बनाते हो तो इस पे टेंशन कुछ ऐसा आ रहा है, तो ये तो खिंचेगी ही ना इधर, नहीं क्या, नहीं खिंचेगी, तो ये तो खिंचेगी ही। और इस घोड़े की बात करते हो
तो इस घोड़े पे जो है अपने पास, भाई साहब घोड़ा, अगर घोड़े को पता लग जाए ना मैं उसकी ऐसी चित्रकारी कर रहा हूं, तो आगे ऐसी लात दे, तो इस घोड़े को टेंशन पीछे खींच रही है, लेकिन ये फ्रिक्शन की मदद से, तुम थोड़ा फील लेना फ्रिक्शन का। कभी तुमने देखा है वो ऐसा, वैसे चलते हैं हम तो, अगर मान लो जूतों में स्पाइक्स होगी तो पैर ऐसे गड़ जाएंगे जमीन में, तो अटक जाएंगे, तो फिर ज्यादा आगे तक जा पाएंगे ऐसा। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम फ्रिक्शन से धक्का दे रहे हो पीछे चलते हुए ऐसे, तो तुम्हारा फ्रिक्शन की वजह से पैर स्लिप नहीं हो रहा, तो तुम सरफेस को पीछे धक्का दे रहे हो, तुमको आगे मिल रहा है। तो जब घोड़ा चल रहा है तो उसको फ्रिक्शन आगे मिल रहा है। ये सब बातें हम करेंगे आगे। ये बात हो सकता है समझ ना आई हो, फ्रिक्शन जब स्टार्ट करूंगा समझ में आ जाएगी। तो ये इस पे फ्रिक्शन इससे ज्यादा होगा तब ये आगे जाएगा, इस पे टेंशन की वजह से आगे जाएगा। अब तुम बोल रहे हो सर ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो यार पूरा सिस्टम ले लिया तुमने, तो टेंशन ने टेंशन को कैंसिल कर दिया, लेकिन फिर ये एक्सटर्नल फोर्स आ गया, इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो चलेगा। तो ऐसा बोलना कि टेंशन ने टेंशन को कैंसिल कर दिया पूरे सिस्टम के लिए, तो पूरा सिस्टम क्यों मूव करना चाहिए भाई, फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन उसको मूव करवा रहा है। क्लियर है? बग्गी को टेंशन मूव करवा रहा है, घोड़े को फ्रिक्शन मूव करवा रहा है, पूरे सिस्टम को भी फ्रिक्शन हम बोलेंगे, फ्रिक्शन मूव करवा रहा है, टेंशन। तो कोई पूछे एक्शन रिएक्शन कैंसिल क्यों नहीं करते, अच्छा ऐसा भी पूछ लिया जाए, मान लो इसी सवाल को कुछ ऐसा पूछ लिया जाए कि एक ब्लॉक इधर था और तुमने क्या किया, तुमने मारी लात इसको खिंचा के एकदम गुस्से में, भाई साहब धैर्य इधर। अब लात जैसे ही मारी तो तुम कहते हो ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, बंदा पीछे जाएगा, ये आगे जाए, क्यों? कोई बोले सर कि तो कैंसिल हो जाने चाहिए थे, एक फोर्स इधर लगा एक फोर्स इधर लगा तो नेट फोर्स जीरो हो जाना चाहिए था। अरे नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन तभी तो नेट फोर्स जीरो है, इसलिए तो एक अगर इधर गया तो दूसरा इधर जा रहा है। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे नहीं सोचना है कि कैंसिल कर देते हैं, मतलब मोशन होना ही क्यों चाहिए, ये इस बॉडी पे लग रहा है और ये वाला रिएक्शन इस बॉडी पे लग रहा है, तो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं इसलिए कैंसिल नहीं करते। जैसे कोई तुम्हें कहे कि तुमने उसको लात मारी ऐसी तो तुमको भी फोर्स इधर मिला, तो ये ब्लॉक मूव क्यों हुआ? भाई ब्लॉक क्यों मूव नहीं होगा, ब्लॉक पे तो फोर्स इधर लगा, ये रिएक्शन तो तुम पे लगा, ब्लॉक पे थोड़ी ना लगा रिएक्शन। हाँ अगर ब्लॉक पे दो फोर्स ऐसे लगा दोगे तो वो कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, तो ब्लॉक तो मूव होगा क्योंकि ब्लॉक पे एक ही फोर्स लगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। तो आज का चैप्टर हम करते हैं यहीं पे समाप्त, है ना? बाकी हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। क्लियर है मामला? और नेक्स्ट क्लास होगी अपनी ट्यूसडे को, और उसमें हम करेंगे बहुत ही बातें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय।